हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जीशान अहमद आज आपको कराऊंगा एनआईएस क्लास 12th की बच्चों हिस्ट्री, जिसमें आज हम चैप्टर 16 करेंगे। स्टार्टिंग से हम चैप्टर्स नहीं कर रहे बच्चों, बीच बीच में हम करेंगे, पर याद रखना बच्चों सारे चैप्टर्स मैं आपको कराने वाला हूँ, ये बात ध्यान रखना। तो चैप्टर 16 में बच्चों हम भारत में ब्रिटिश शासन और उसके संस्थापन से 1857 तक के बारे में बच्चों आज हम क्या है पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको आपकी बहुत ही ज़्यादा बच्चों कमेंट की डिमांड के बाद ही मैं हिस्ट्री के चैप्टर्स लेकर आया हूं। ज्योग्राफी बच्चों, सोशलॉजी और साथ ही साथ में पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, पेंटिंग, ये सभी कोर्स बच्चों मैंने कंप्लीट करा दिया। अब हमारी सीरीज़ स्टार्ट होगी बच्चों हिस्ट्री की। उम्मीद करता हूँ जैसा आपने बाकी सभी को प्यार दिया था इसी तरह आप इसको भी प्यार मतलब देंगे और इस वीडियोज़ को देखेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे, क्योंकि आपके पास बच्चों अभी बहुत ही कम समय बचा है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका जस्ट आने ही वाला है। तो आपके हिस्ट्री के बच्चों पे पेपर में टोटल 51 क्वेश्चंस आएंगे और इन 51 क्वेश्चन को आपको करना है, जो कि 100 मार्क्स का आएगा, पर इसको 80 में बच्चों क्या है बाद में कन्वर्ट किया जाएगा। आइए बच्चों एक बार सिलेबस देख लेते हैं। तो जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हैं कि ये हिस्ट्री है और इसका कोड कितना है 315 है। अगर पूछे इसमें इसको कई सारे मॉड्यूल में बांटा है, टोटल 6 मॉड्यूल है हमारे बच्चों, और उनमें से आपके जो टीएमए वाला पोर्शन है बच्चों इनको आपको नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ ये थ्योरी एग्जामिनेशन यानी सिर्फ ये 20 चैप्टर पढ़ने हैं, और ये 20 चैप्टर ही बच्चों आपके 100 मार्क्स का पेपर आएगा, जो कि बाद में बच्चों 80 नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहला आता है बच्चों एंशिएंट इंडिया, ये 20 नंबर का आएगा बच्चों। इसमें आपको चैप्टर 6, 7 और 3 और 4 इनको बच्चों आपको क्या करना है पढ़ना है। मेडिवल इंडिया में बच्चों 9, 10, 12 और 14 ये चैप्टर्स पढ़ने हैं। मॉडर्न इंडिया में बच्चों आपको 16, 18 और 19 पढ़ना है। आप देख रहे बच्चों जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मॉडर्न इंडिया, और ये 15 मार्क्स का आएगा बच्चों। सिर्फ 3 चैप्टर करने हैं आपको, और ये आपके एग्जाम में बच्चों 15 मार्क्स के आएंगे। फिर आता है बच्चों इंडियन नेशनलिज्म मूवमेंट, ये भी 15 नंबर का आएगा, इसमें सिर्फ 2 ही चैप्टर है बच्चों, है ना। उसके बाद में 20th सेंचुरी वर्ल्ड में ये भी 15 नंबर का आएगा, इसमें 4 चैप्टर है बच्चों आपके। और उसके बाद में आता है बच्चों 6A और 6B। इसका मतलब होता है या तो आप ए वाले पार्ट कर लो या आप बी वाले पार्ट कर लो। जैसे आप लेसन 30A कर लो, 32A कर लो, और उसके बाद में 31A कर लो। तो या तो आपको ए वाले चैप्टर्स करने हैं या तो बी वाले, दोनों नहीं करना है बच्चों। आप एग्जाम में दोनों कर आ जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, पता चलेगा कि दोनों के मार्क्स काट ले एग्जामिनर। तो आपको बच्चों सही तरीके से करना है, और ये 15 नंबर का आएगा। इसमें से कोई भी 3 चैप्टर आपको करने हैं, या तो ए वाले या तो बी वाले। अभी हम शुरुआत करें बच्चों मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, जिसमें हम 16, 18, 19 फिर 20, 21 इस तरह से हम सारे चैप्टर्स को क्या करेंगे क्लियर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बच्चों अपनी क्लास का। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो भारत में ब्रिटिश शासन और उसके संस्थापन के बारे में हम पढ़ने वाले। अब आपको पता बच्चों कि भारत में ब्रिटिश शासन तो आया ही था, लेकिन यूरोप के बच्चों कई सारे देश थे ना जो भारत के अंदर व्यापार करने के लिए आए थे। यूरोप और भारत का बच्चों पुराना रिश्ता है। यूरोप में कई सारे देश है बच्चों जो व्यापार के लिए हमारे वहाँ पे आए थे, और इनका मेन मकसद क्या था, व्यापार करना। क्यों? क्योंकि भारत में बच्चों लौंग, काली इलायची, मतलब जो मसाले थे, है ना, केरल के अंदर सूती वस्त्र था, इसमें बच्चों बहुत ही ज़्यादा भारत डेवलप था। इसीलिए बच्चों यूरोप में सबसे पहले 2 देश के लोग आए थे। जैसे एक स्पेन से एक नाविक आया था, उनका नाम कोलंबस था, वो भारत की खोज के लिए निकले थे। लेकिन वो बच्चों भारत की जगह बच्चों वो अमेरिका की खोज की थी, और अमेरिका के दूसरे पार्ट को हम वेस्ट इंडीज़ के भी नाम से जानते हैं। तो अमेरिका की खोज किसने की थी बच्चों? कोलंबस ने की थी। भारत की खोज करने के लिए निकले थे, और ये 1492 में निकले थे। दूसरे पुर्तगाल से निकले थे कौन? वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा ने क्या किया था? भारत की खोज की थी, और 1498 में वो क्या है भारत पहुंच गए थे। अब आपको पता बच्चों कि भारत के अंदर सिर्फ अंग्रेज ही नहीं, अंग्रेज के साथ साथ में कई सारी कंपनियां आई थी। जैसे भारत में यूरोपीय के आगमन में सबसे पहले मैंने बताया था पोर्तुगीज आए थे, यानी पुर्तगाल के लोग आए थे। फिर उसके बाद बच्चों डच आए थे। 3rd नंबर पे बच्चों कौन आए थे? अंग्रेज आए थे। उसके बाद बच्चों जो डेनिश थे, डेनमार्क थे, वो आए थे, और साथ ही साथ में बच्चों फ्रांसीसी आए थे। ये बात ध्यान रखना। अंग्रेज हमारे वहाँ कब आए थे बच्चों? सन 1600 ईस्वी में आए थे। मोस्ट हमें अंग्रेजों के बारे में ही पढ़ना है। तो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे होती है? एक महारानी थी बच्चों, उनका नाम था एलिजाबेथ। उन्होंने क्या किया था? 21 दिसंबर 1599 में 217 लोगों को जो है व्यापार करने की अनुमति दे दी कि
तुम जाओ भारत और एशियाई देश में व्यापार चुनो। और उस टाइम पे बच्चों भारत की जो जनता थी ना वो शोषित थी, वो दमित थी, वो पीड़ित थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया था, जितने भी अमीर प्रांत थे बच्चों, जितने भी धनी प्रांत हैं उनको चुना था। क्यों? क्योंकि अदर जगह बच्चे जनता क्या थी, शोषित थी। और अंग्रेज सन 1600 में भारत में आए और 1600 में ही बच्चों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। 1608 में बच्चों सूरत में उन्होंने क्या किया था, कारखाना खोला था। उसके बाद बच्चों अंग्रेजों ने हमारे वहाँ 2 लड़ाई लड़ी थी। 1757 की एक लड़ाई थी, 23 जून 1757 को लड़ा गया था, उसका नाम क्या था बच्चों, प्लासी का युद्ध। दूसरी लड़ाई थी बक्सर का युद्ध बच्चों, जो कि 20 अक्टूबर 1764 को उन्होंने लड़ा था। अब आइए बच्चों एक एक लाइन के माध्यम से हम जानते हैं कि भारत में अंग्रेजों के औपचारिक शासन से पूर्व भारत में यूरोपीय आर्थिक संबंध की पृष्ठभूमि थे। मतलब यूरोप और भारत का व्यापार बच्चों सदियों पुराना है। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे कभी कभी जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है, यानी BIC का दूसरा नाम क्या है बच्चों, जॉन कंपनी भी इसको कहते हैं, है ना। सन 1600 में बच्चों स्थापित हुई थी और ये संयुक्त शेयर कंपनी थी जिसे लंदन के उन व्यापारियों ने स्थापित किया था जो ईस्ट इंडीज में व्यापार किया करते थे, और ये संयुक्त रूप से मिली थी। इस दौरान अन्य व्यावसायिक कंपनियां जैसे पुर्तगाली हो गए, डच, फ्रांस, डेनमार्क, मैंने बताया ना, पुर्तगीज आए, डच आए, अंग्रेज आए, डेनिश आए, सबसे लास्ट में कौन आए थे बच्चों, फ्रांसीसी आए थे। भारत में अपना प्रभुत्व का विस्तार कर चुके थे और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पांव पसारने का मौका कब मिला था, सन 1612 में प्राप्त हुआ था, जब मुगल बादशाह बच्चों जहांगीर ने क्या किया था, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, और महारानी एलिजाबेथ ने क्या किया था बच्चों, भारत में व्यापार करने के लिए अपना एक राजदूत भेजा था बच्चों, ये ध्यान रखना, एम्बेसडर भेजा था, और उसका नाम क्या था बच्चों, सर टॉमस रो, सर टॉमस रो, यानी ये राजदूत आया था बच्चों 1612 में, और इसने सूरत में बच्चों एक व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का अधिकार मांगा और जहांगीर ने क्या किया था, दे दिया था। अगर बच्चों जहांगीर उस समय पे इसको अधिकार नहीं देते तो शायद ही अंग्रेज का यहाँ पे आधिपत्य नहीं होता। अब भारत में अंग्रेजी राज की औपचारिक शुरुआत तो 1757 में एक युद्ध हुआ था बच्चों, उसका नाम था प्लासी का युद्ध, उसके बाद माना जाता है। लेकिन इस प्लासी के युद्ध को पढ़ने से पहले हम नवाब के बारे में जानेंगे बच्चों। जो बंगाल था बच्चों, जो बिहार था, यहाँ पे बच्चों नवाबों का शासन हुआ करता था। जो अंग्रेज थे ना, नवाब को थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट नहीं देते थे, बल्कि नवाब की बच्चों अवमानना करते थे, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। इसलिए नवाब और अंग्रेज बच्चों क्या था, एक दूसरे में वैचारिक मतभेद था और नवाब जो है अंग्रेजों को भगाना चाहते थे। अंग्रेज मुगल बादशाह से बच्चों बना कर रखते थे और इसलिए बच्चों अंग्रेज जो है बिना डरे अपना काम करते थे। नवाब को ना तो वो नजराना देते थे, ना ही उनको बच्चों रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए नवाब और अंग्रेज के रिश्ते सही नहीं थे। इसी कारण बच्चों प्लासी का युद्ध हुआ था, और जब बंगाल के नवाब ने अपने क्षेत्र को अंग्रेजों को समर्पित कर दिया था, यानी जो हमारे वहाँ प्लासी का युद्ध था ना, अब प्लासी के युद्ध में बच्चों हमारे जो नवाब थे ना, उनके पास सिराजुद्दौला के पास बहुत ज़्यादा सैनिक थे, बहुत सारे लोग थे, लेकिन फिर भी ये प्लासी के युद्ध हार गए। इसका कारण क्या था कि हमारे अपने ही लोगों ने क्या किया था, गद्दारी की थी। प्लासी के युद्ध में जो नवाब थे ना, उनके खुद सेनापति एक मीर जाफर थे बच्चों, आगे पढ़ाऊंगा आपको, उन्होंने गद्दारी कर लिया था। इसके पश्चात कंपनी एक पता है व्यापारी कंपनी धीरे धीरे अब राजनीतिक शक्ति के रूप में बदलती चली गई थी, यानी अब उसको शक्ति प्राप्त होने लगी, और जिससे बाद में उसने भारत में शासन किया। अंग्रेजों का मकसद बच्चों मेन क्या था, भारत में व्यापार करने का था और लाभ कमाने का था, ना कि शासन करने का। अंतिम दौर तक बच्चों अंग्रेज चाहते थे कि हम सिर्फ राजस्व वसूली करें, लेकिन बाद में ऐसी परिस्थितियां बनी कि अंग्रेजों को सत्ता अपने हाथ में लेनी ही पड़ी। अभी हम बच्चों इसमें दोहरे शासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे। अब उसके पास बच्चों सहायक सरकार तथा सैन्य शक्तियाँ भी थी, जो सन 1858 में इसके विघटन तक रही थी। जब अंग्रेजी सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत को अंग्रेजी सरकार के अधीन कर दिया, ये बात ध्यान रखना, यानी अंग्रेजी सरकार के अधीन चले गए थे। 1858 पहले बच्चों स्टार्टिंग में हमारे वहाँ कंपनी का शासन था और उस कंपनी का नाम था BIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन 1858 में क्या था, कंपनी से डायरेक्ट अंग्रेजों के हाथ में शासन चला गया था भारत का। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757। बक्सर का युद्ध कब हुआ, 20 अक्टूबर 1764, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इस पाठ का अध्ययन करने के बाद हम क्या पता चलेगा कि भारत में राजनीतिक और व्यावसायिक क्षेत्र में यूरोपीय साझेदारी के बारे में जानेंगे। 18वीं सदी में अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में संघर्ष के बारे में जानेंगे। और जो अंग्रेज और फ्रांसीसी थे ना बच्चों, इनके बीच में क्या था कि कई सारी लड़ाई हुई थी। जैसे अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में जो संघर्ष था ना, इसको बच्चों कर्नाटक युद्ध के रूप में भी जानते हैं।
और इसी को बच्चों आंग्ल कर्नाटक युद्ध कहते हैं, आंग्ल कर्नाटक युद्ध कहते हैं। और ये टोटल बच्चों 3 युद्ध हुई थी आंग्ल कर्नाटक युद्ध। एक तो 1746 से 48 के बीच में हुआ था और दूसरा हुआ था बच्चों आपका 1749 से लेकर 1754 में, और तीसरा आपका 1758 से 1763 में हुआ था। जो फ्रांसीसी थे बच्चों वो अंग्रेजों से हार गए थे। इनके बारे में पढ़ेंगे आंग्ल कर्नाटक युद्ध, जिसे कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। बंगाल में अंग्रेजी शक्ति के उदय को जानेंगे। मैंने बताया था अंग्रेजी शक्ति दो युद्धों से बच्चों बनी थी। एक तो 1757 का जो प्लासी का युद्ध था और एक 1764 का बच्चों बक्सर का युद्ध था। ध्यान रखना। भारत में अंग्रेजी शक्ति के विस्तार के बारे में जानेंगे कि अंग्रेजी शक्ति ने कैसे कैसे विस्तार किया, और हम बच्चों इसमें सहायक संधि के बारे में जानेंगे, सहायक संधि। और दूसरा आता है बच्चों विलय नीति, डलहौजी की विलय नीति के बारे में जानेंगे। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा अपनाई गई सहायक संधि, तो सहायक संधि किसने अपनाया था? वेलेस्ली ने अपनाया था। और लॉर्ड डलहौजी द्वारा आरंभ की गई विलय नीति के बारे में जानेंगे। और भारत में अंग्रेजी शासन के विस्तार के कारण को जान सकेंगे कि अंग्रेजी शासन ने कैसे इतना ज़्यादा बच्चों अपने आप में विस्तार किया था। अब पहला पॉइंट आता है बच्चों 16.1 कि एशिया के साथ यूरोपीय पूर्वी व्यापार का नया चरण शुरू हो रहा था। 16वीं और 17वीं शताब्दी में बच्चों व्यापारिक मार्ग पर अधिकार स्थापित करने के बाद यूरोपीय उस मूलभूत ढांचे को सुलझा ना सके जो वर्षों से भारत तथा पश्चिम के साथ व्यापार में चलता आ रहा था। आपको पता बच्चों यूरोप में तो ना जो भारत की वस्तु थी उनकी बहुत ही ज़्यादा मांग थी। यूरोप के लोग भारत की वस्तुओं की बहुत ज़्यादा मांग करते थे। इन भारतीय जो थे ना वो यूरोप की वस्तुओं की मांग नहीं कर रहे थे। यूरोप में भारतीय वस्तुओं की मांग तो बहुत ज़्यादा थी, पर भारत में यूरोपीय वस्तुओं की मांग बहुत ही कम थी। व्यापारी यूरोप में भारतीय वस्तुओं को बेचकर भारी मुनाफा कमा रहे थे, यानी भारत से सामान लेकर जाते थे। या यूरोप के लोग भारत में आते बच्चों रहते और यहाँ से बच्चों क्या था सामान लेकर अपने वहाँ जाते और बेच देते, उससे लाभ होता था। क्योंकि यूरोपीय वस्तुओं की तुलना में भारतीय वस्तुएं अच्छी गुणवत्ता की होती थी और कम मूल्य में भी मिल जाता था। इसके फलस्वरूप बच्चों भारत में यूरोप का धन आने लगा, यानी यूरोप का पैसा यहाँ आने लगा। इससे यूरोपीय व्यापारियों के समक्ष कई प्रतिद्वंदिता मतलब कॉम्पिटिशन हो गया था। ठीक है, भारतीय वस्तुओं की गुणवत्ता का मुकाबला वो लोग नहीं कर सकते थे। ध्यान रखना। वास्तव में अपनी स्थापना के पहले 50 वर्ष तक अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की रुचि उपनिवेश के विकास में न होकर व्यापार में थी। यानी जो BIC कंपनी बच्चों जो कब बनी थी? सन 1600 में बनी थी। पहली फैक्ट्री बच्चों 1608 में कहाँ पर खोला था? सूरत में खोला था इसने, ये बात ध्यान रखना। इनका मेन मकसद बच्चों उपनिवेश यानी गुलाम बनाने का नहीं था, बल्कि व्यापार करने का था। ठीक है, लगे रहने की थी। जैसे कि पुर्तगालियों ने अपना ढांचा स्थापित किया था। अब मैंने बताया था पुर्तगाली में कौन आया था? वास्को डी गामा आया था, 1498 में आया था। इस ढांचे में 1650 में बदलाव आया, जब पुराने राजभक्त अंग्रेजी वफादार व्यापारियों की शक्ति छिन्न भिन्न हो गई तथा व्यापारियों के एक नए वर्ग ने कंपनी पर अधिकार जमा लिया। उन्होंने अमेरिका तथा वेस्ट इंडीज़ में उपनिवेशवादी व्यापारियों द्वारा स्थापित ढांचे का अनुसरण किया। यानी जो अमेरिका में और वेस्ट इंडीज़ में चल रहा था ना कि भाई व्यापारी लोग गुलाम बना रहे थे, उस देश पर कब्जा कर रहे थे, इसी तरह BIC भी हो गई। और तथा इंग्लैंड, अफ्रीका तथा भारत को आपस में जोड़ दिया और उपनिवेशिक बस्तियों का जालतंत्र बिछाकर बच्चों जटिल जालतंत्र को विकसित कर दिया। इसका मतलब क्या है बच्चों कि यूरोपीय जो कंपनियां थी ना वो अब उपनिवेश बनाने लगी, यानी जिस देश में रहती थी वहाँ के देश के लोगों को गुलाम बनाने लगी, जिसके कारण क्या हुआ था वहाँ पे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी चीज़ों पे बच्चों उनका क्या हो गया था? नियंत्रण हो गया था। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मुगल वंश का पतन होने लगा। अब आपको पता बच्चों जो हमारा मुगल काल था, मुगल काल था बच्चों 1526 से लेकर 1705 या 7 तक बच्चों क्या था? मुगल पावरफुल थे। सबसे पहले मुगल का नाम क्या था बच्चों? बाबर के बेटे का नाम क्या था? हुमायूं के बेटे का नाम क्या था बच्चों? अकबर। और अकबर के बेटे का नाम क्या था बच्चों? जहांगीर के बेटे का नाम क्या था बच्चों? शाहजहां। और शाहजहां के बेटे का नाम क्या था? औरंगजेब। क्या नाम था बच्चों? औरंगजेब नाम था, औरंगजेब, ये ध्यान रखना। और औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली मुगल बादशाह थे। जब भारत में बच्चों जितने भी मुगल बादशाह थे, बड़े बड़े राजा महाराजा थे, वो कमज़ोर हो रहे थे। हमारे वहाँ क्षेत्रीय बहुत ज़्यादा बच्चों, और क्षेत्र के लोग एक राजा दूसरे राजा से लड़ रहे थे। इसी समय बच्चों अंग्रेज़ों को अपने पैर पसारने के अवसर मिल गए। हालांकि इस राजनीतिक निर्वात को बंगाल, हैदराबाद, अवध, पंजाब और मराठा जैसी क्षेत्रीय शक्तियों ने भर दिया था। यानी जैसी मुगल बादशाह कमज़ोर हो रहे थे ना, हमारे वहाँ बंगाल में नई सत्ता आ गई। साथ ही साथ में बच्चों हैदराबाद के शासक को निज़ाम कहते हैं। उसके साथ में बच्चों अवध हो गया, उसके बाद में पंजाब हो गया,
उसके बाद में मराठा बच्चों, ये यहाँ पे बच्चों कई सारे राजवंश उदित हुए थे, किंतु ये शक्तियाँ भारत में राजनीतिक स्थिरता का माहौल नहीं बना पाई तथा इसने सत्तोलुप अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपने पैर पसारने के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान कर दिए। यानी जब ऐसा हुआ मुगल बादशाह कमज़ोर हो रहे थे तो अंग्रेज़ों को यहाँ पे मौका मिला और अंग्रेज़ों ने क्या किया, अपने पैर पसार लिए। अब भारत में शासन करने के लिए बच्चों औपनिवेशिक मशीनरी के माध्यम से संस्थानों तथा नियमों की आवश्यकता थी। उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य विस्तार के लिए 3 तरीकों को अपनाया था। यानी अंग्रेज़ों ने क्या किया था, अपने आप को विस्तार करने के लिए 3 तरीके अपनाए थे। सबसे पहला तरीका था बच्चों युद्ध और विजय। पहला, डायरेक्ट युद्ध करो और उस क्षेत्र को जीत लो, युद्ध हुआ विजय। इसके द्वारा उन्होंने क्या किया था, विस्तार किया था। दूसरा बच्चों सहायक संधि, सहायक संधि लेकर आया था। और सहायक संधि कौन लाया था बच्चों, वेलेस्ली लेकर आया था, मैंने बता दिया। साथ ही साथ में बच्चों क्या थी, तीसरी विलय नीति, विलय नीति लाए थे। और विलय नीति बच्चों इसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा, डलहौजी लाए थे। और विलय नीति का अर्थ क्या था कि जो राजा महाराजा मानकर चलो आगे उसका पुत्र नहीं हो रहा तो पहले दत्तक पुत्र यानी गोद लिया हुआ पुत्र ले लेते थे। तो अब वो बच्चों विलय नीति के तहत वो गोद लिया हुआ पुत्र नहीं ले सकते थे, तो ये सभी था वो ब्रिटिश उसमें शामिल हो जाएगा। उसके बाद में आता बच्चों सहायक संधि प्रणाली तथा विलय नीति को अपनाकर कई सारे क्षेत्रों को अधिग्रहण कर लिया। आरंभिक तरीके पूर्णतः सैन्य अभियान या राज्य का प्रत्यक्ष अधिग्रहण था। सैन्य अभियान करते थे, प्रत्यक्ष अधिग्रहण कर लेते थे। ये वे क्षेत्र थे जिन्हें पूर्ण रूप से अंग्रेजों को का भारत कहा जाता था, यानी अंग्रेज के अंडर में आते थे। कालांतर में कूटनीतिक तौर से अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए स्थानीय शासकों से समझौते और संधि करने लगे। स्टार्टिंग में तो युद्ध किया था, लेकिन बाद में कूटनीतिक तरीका अपनाया था, स्थानीय शासन से क्या किया था, संधि करने के लिए किया था। अब भारत में अपना शासन स्थापित करने के लिए अंग्रेजों ने कौन कौन से तरीके अपनाए, तो अंग्रेजों ने 3 तरीके अपनाए बच्चों, 3 तरीके अपनाए। इनको आपको क्या है नोट कर लेना है। यहाँ पे लिखा है बच्चों, लिखाने की जरूरत नहीं कि युद्ध और विजय, सहायक संधि प्रणाली और विलय नीति। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत की प्रमुख क्षेत्रीय राज्यों के नाम तो बंगाल, हैदराबाद, अवध, पंजाब और मराठा, ये क्षेत्रीय राज्य थे। अगला टॉपिक है बच्चों आपका दक्षिण भारत में आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के बारे में। अब मैंने बताया था बच्चों आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध क्या था। आंग्ल मतलब अंग्रेज थे और फ्रांसीसी का मतलब कि फ्रांसीसियों के साथ में जो युद्ध था उसी को बच्चों हम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के नाम से जानते हैं। अब मैंने बताया था बच्चों कि हमारे वहाँ अंग्रेज पहले आए थे, फ्रांसीसी बाद में आए थे। लेकिन अंग्रेज तो एक व्यापारिक कंपनी थी, पर फ्रांसीसी जो कंपनी आई थी ना उसको फ्रांस की सरकार बच्चों क्या करती थी, सपोर्ट करती थी, ये बात देखना। और आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध को बच्चों कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। और ये बच्चों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। और इसके बीच में बच्चों मुख्यतः 3 युद्ध हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखना है। कितने युद्ध हुए थे टोटल बच्चों, 3 युद्ध हुआ था। आंग्लों का मतलब होता है बच्चों अंग्रेज और फ्रांसीसी का मतलब होता है जो फ्रांसीसी थे। अब दक्षिण भारत में बच्चों अंग्रेज और फ्रांसीसी संघर्ष के जो फ्रांसीसी संघर्ष हुआ था और इसे कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जानते हैं। अंग्रेज और फ्रांस के बीच में बच्चों जो युद्ध हुआ था, ये पहला जो युद्ध हुआ था कर्नाटक युद्ध, पहला कर्नाटक युद्ध यानी पहला आंग्ल मैसूर युद्ध बच्चों 1746 से 1748 के बीच में हुआ था। इसमें क्या कारण था बच्चों कि यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में क्या हुआ था, संघर्ष चल रहा था। उसी वजह से बच्चों भारत में भी होने लगा। और भारत में बच्चों जो फ्रांसीसी सेनापति थे, डुप्ले थे, उन्होंने यानी फ्रांस के सेनापति, फ्रांस की तरफ से कौन थे बच्चों, डुप्ले थे। डुप्ले नाम के एक व्यक्ति थे। और अंग्रेजों का जो बंदरगाह था ना मद्रास, वो अपने अधिकार में ले लिया था बच्चों। तो इसका परिणाम क्या हुआ, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। और कर्नाटक, जिसे पहला कर्नाटक युद्ध कहते हैं, उसके बाद आता बच्चों दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था। दूसरा कर्नाटक युद्ध हैदराबाद के उत्तराधिकार को लेकर हुआ था। फिर तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था बच्चों। और जो तीसरा कर्नाटक हुआ था वो इसलिए हुआ था, युद्ध इसलिए हुआ था क्योंकि मतलब फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में बच्चों 7 ईयर्स और लड़ा जा रहा था। ध्यान रखना कि 7 सालों से जो युद्ध चल रहा था, यूरोप में 7 वर्षों का युद्ध का असर भारत पे भी पड़ा था। और इसी की वजह से क्या है, भारत में भी तीसरा कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था बच्चों 1758-1763। अब जो इसका परिणाम हुआ था, जो तीसरा कर्नाटक युद्ध था, तो अंग्रेजों ने क्या किया था, वोंडिवोस एक जगह थी बच्चों, वोंडिवोस के युद्ध में, वोंडिवोस का युद्ध कब हुआ था, 1760 में हुआ था। अंग्रेजों ने 1760 के वोंडिवोस के युद्ध में बच्चों फ्रांसीसियों को हरा दिया। इसका मतलब फ्रांसीसी अब कमजोर पड़ गए थे और भारत में बच्चों अंग्रेजों की सत्ता चालू हो गई थी। फिर 1763 में क्या हुआ था, पेरिस की संधि। पेरिस की संधि के बाद में फ्रांसीसी भारत में व्यापार कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इसकी इजाजत अंग्रेजों ने दे दी। तो आंग्ल कर्नाटक युद्ध 3 हुए थे बच्चों, ये याद रखना, पहला, दूसरा, तीसरा क्यों हुआ था। और उसी टाइम पर बच्चों यूरोप में भी 7 ईयर्स वॉर लड़ा जा रहा था फ्रांस के बीच में और अंग्रेजों के बीच में। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में 2 ही यूरोपीय शक्तियां बची थी बच्चों, एक अंग्रेज थे और एक फ्रांसीसी थे। अब इनमें जाहिर सी बात है भाई, 2 लोग रहेंगे तो
दिक्कत होगी, इसीलिए अंग्रेज चाहते थे हम फ्रांसीसियों को जल्द से जल्द हटा दें। तो कंपनियां थी जो भारतीय संसाधनों का दोहन करी थी। आंग्ल फ्रांसीसी शत्रुता ने 3 कर्नाटक युद्ध को जन्म दिया था बच्चों, जो दक्षिण भारत में लड़ा गया था। भारत ने अंग्रेजों की विजय के रूप में युगांतरारी घटना को जन्म दिया। अंग्रेज भारत में जीतते चले जा रहे थे। याद करो बच्चों, कमेंट कर बताओ आपको प्लासी का युद्ध कब हुआ था और बक्सर का युद्ध बच्चों कब हुआ। अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए यह आवश्यक हो गया था कि वे फ्रांसीसियों को इस क्षेत्र में बच्चों समाप्त कर दें। यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध उस टाइम पे लड़ा जा रहा था 1756 से 63 के परिणामस्वरूप भारत में भी अंग्रेज और फ्रांसीसी का बच्चों युद्ध होने लगा था। वोडिवोस के मैदान में तीसरे कर्नाटक युद्ध, मैंने बताया था ना, पहला कर्नाटक युद्ध 46 से 48, दूसरा कर्नाटक युद्ध 49 से 54, तीसरा कर्नाटक युद्ध 58 से 63। इसी के बीच में एक बच्चों 1760 में एक वोडिवोस का युद्ध हुआ था। वोडिवोस के युद्ध में क्या था, फ्रांसीसी हार गए थे और इसी से निर्णायक ये साबित हुआ कि भाई भारत में अंग्रेज शासन करेंगे और फ्रांसीसियों की संपत्ति जब्त कर ली गई। को पराजित कर अंग्रेजों ने एक शताब्दी पुराने संघर्ष को क्या किया था, खत्म कर दिया। यानी उस युद्ध से पता चला बच्चों कि अंग्रेज ताकतवर हैं। अब इस विजय ने अंग्रेजों की व्यापारी कंपनी को अन्य यूरोपीय व्यापारी कंपनियों को मुकाबले कहीं ज़्यादा ऊंची स्थिति प्रदान कर दी और सर कोर्ट द्वारा वोडिवोस के युद्ध में 1760 में बच्चों फ्रांसीसियों का दमन किया गया अंग्रेज की तरफ से। पांडिचेरी को अगले वर्ष अंग्रेजी राज्य का हिस्सा बना लिया गया था, जो कभी फ्रांसीसियों के पास में था। दक्षिण में बच्चों जो डुप्ले थे या डुप्लिकस थे ना, तथा बसी के द्वारा किए गए जो 1760 और 61 में जो कार्य थे वो सारे नष्ट हो गए और भारत में फ्रांसीसी संपत्ति पेरिस की संधि के द्वारा उनको दोबारा लौटा दिया गया था। और पेरिस की संधि कब हुई थी बच्चों, 1763 में हुई थी, ध्यान रखना। इस झगड़े को लंदन में सुलझाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में मतलब निर्णायक वो दिया गया कि भाई फ्रांसीसी रह तो सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, पर राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं कर सकते। भारत में उनके पास अब अंग्रेज जीते क्यों थे, अंग्रेजों के जीतने के कारण था बच्चों शक्तिशाली नौसेना थी अंग्रेजों के पास। दूसरा, उनकी सैन्य शक्ति बहुत ही ज़्यादा प्रगतिशील थी। उनका भाई साहब नेतृत्व तो बहुत ज़बरदस्त था और इंग्लैंड की सरकार के द्वारा उनको सहयोग मिल रहा था और बंगाल पे नियंत्रण कर लिया। उनके पास रिसोर्स बहुत ज़्यादा थे, इसलिए अंग्रेज जीत गए थे यहाँ पे। कर्नाटक के संघर्षों की घटनाओं का नतीजा ये हुआ कि भारतीय क्षेत्रीय शक्तियों की दुर्बलताएं भी नजर आई। कैसे नजर आई कि विशाल सेना के बावजूद छोटी यूरोपीय शक्तियों से निपटने में अक्षमता थे। कौन, भारतीय। यानी सेनाएं तो बहुत थी, लेकिन क्या करे बच्चों, भारत के नवाब नेता भी क्या करते उस टाइम पर, राजा भी क्या करते, क्यों, क्योंकि गद्दार तो हमारे भी भीतर ही मौजूद थे, है ना, ध्यान रखना। वो कहते हैं ना बच्चों कि हमारे राजा महाराजाओं ने जो महल बनाया था ना, उसके दीवार तो बहुत मजबूत थे, जो बाहर से कोई भेद नहीं कर सकता था, लेकिन अंदर से जब किसी ने गेट खोल दिया तो हम क्या ही कर सकते हैं बच्चों, ध्यान रखना। और स्पष्ट हो गई कि 18वीं शताब्दी के शेष इतिहास पर उसने गंभीर प्रभाव डाला, यानी भारत के जो राजा महाराजा थे उनकी असफलताओं को भी देखा गया। अब तीसरे कर्नाटक संघर्ष के दौरान कौन कौन से युद्ध ने एक शताब्दी पूर्व अंग्रेज तथा फ्रांसीसी वर्चस्व के विवाद पर विराम लगा दिया। तो तीसरे कर्नाटक युद्ध में 1760 जनवरी 1760 में एक वोडिवोस का युद्ध हुआ था, उसने रोक लगा दी। क्यों, क्योंकि फ्रांसीसी हार गए थे बच्चों, ध्यान रखना। कर्नाटक संघर्ष के परिणाम पर विचार कीजिए, क्या परिणाम हुआ, तो भाई अंग्रेज की सर्वोच्चता स्थापित हो गई और जो भारतीय शासक थे उनकी दुर्बलताएं दिखी कि बाहर के विदेशी शासकों को रोक नहीं पाए। तीसरा आता है बच्चों कि कर्नाटक युद्ध के संघर्ष में अंग्रेजों की सफलता के क्या कारण थे। तो पहली बच्चों सुदृढ़ नौशक्ति थी उनके पास। दूसरा, अच्छा नेतृत्व था, इंग्लैंड की सरकार का सहयोग था और प्रगतिशील सैन्य शक्ति थी बच्चों, और बंगाल में अच्छे संसाधन मिले थे जब बंगाल में लूट किया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में बच्चों आते हैं। अगला आता है बच्चों टॉपिक आपका कि बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार कैसे हुआ था, ध्यान रखना। और मैंने बताया था कि बंगाल को ही क्यों चुना था लोगों ने, तो क्यों, क्योंकि जनता शोषित थी और दमित थी। अंग्रेजों ने धरी प्रांत चुना, इसलिए वहाँ पे बंगाल को चुन लिया था उन्होंने। और बंगाल अगर पूछे, बंगाल में नवाब रहते थे बच्चों, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। प्लासी के युद्ध से लेकर बक्सर के युद्ध तक पढ़ेंगे, यानी 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, 1765 तक की घटना इसमें हम अभी पढ़ेंगे। किसी प्रमुख भारतीय शक्ति के साथ अंग्रेजों का प्रथम संघर्ष था, यानी अंग्रेजों का पहला संघर्ष कब हुआ था, 1757 का बच्चों, जो प्लासी का युद्ध था। 1757 से लेकर बच्चों 1763 के बीच में इतिहास नवाब और अंग्रेज के धीरे धीरे सत्ता के हस्तांतरण का इतिहास रहा है।
यानी नवाब के बीच में बच्चों वर्सेस अंग्रेज के बीच में बहुत ज़्यादा बच्चों क्या थी, विचारधारात्मक लड़ाई थी। 1757 से 63 तक अंग्रेजों ने क्या किया, नवाबों से सत्ता अपने हाथ में रख ली। 8 वर्ष की इस छोटी सी अवधि में बच्चों 3 सुल्तान में कौन थे, सबसे पहले ध्यान रखना, सिराजुद्दौला थे बच्चों। यानी ये बंगाल के नवाब बने थे कौन, सिराजुद्दौला बने थे। और इन्हीं सिराजुद्दौला, जब 1757 में प्लासी का युद्ध था तो नवाब कौन थे बच्चों, सिराजुद्दौला थे। और अंग्रेजों की तरफ से कौन थे बच्चों, रॉबर्ट क्लाइव थे। सिराजुद्दौला के बाद बच्चों मीर जाफर। अब ये मीर जाफर कौन थे, मीर जाफर कौन थे बच्चों, सेनापति थे सिराजुद्दौला के, और इन्होंने ही क्या किया था, गद्दारी किया था। मीर जाफर के बच्चों नेक्स्ट नवाब कौन थे, दामाद थे मीर कासिम। इनको बाद में नवाब बनाया था अंग्रेजों ने। तो 3 याद करना, सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम। सिराजुद्दौला कौन थे, बंगाल के नवाब थे, इनके सेनापति का नाम क्या था, मीर जाफर। और मीर कासिम कौन थे, मीर जाफर के दामाद थे। बंगाल पर शासन किया बच्चों, किंतु नवाबों की प्रभुसत्ता बनाए रखने के लिए असफल रहे, यानी ये प्रभुसत्ता नहीं बना पाए थे। अंततः नवाबों के हाथों से फिसलकर सत्ता अंग्रेज के हाथों में बच्चों क्या था, चली गई थी। व्यापार में एशियाई व्यापारियों के साथ मुकाबला करने में असम रहे थे, यानी एशिया से जो व्यापारी आए और अंग्रेजी व्यापारियों ने सख्ती पर जोर दिया और प्लासी का युद्ध 1757 हुआ और बंगाल पर क्या किया था, नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अब बच्चों थोड़ा सा हम प्लासी के युद्ध के बारे में जानेंगे। प्लासी का युद्ध बच्चों मैंने पूरी डेट आपको बताई थी, कब हुआ था, 23 जून 1757 में बच्चों प्लासी का युद्ध हुआ था। और प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो अंग्रेज की तरफ से थे बच्चों रॉबर्ट क्लाइव थे वर्सेस भारत में कौन थे बच्चों, सिराजुद्दौला थे। सिराजुद्दौला ये नवाब थे बच्चों, ध्यान रखना। नवाब के बच्चों जो विश्वास पात्र थे ना, उन्होंने उनके साथ धोखा दिया। सबसे मेन कौन थे बच्चों, मीर जाफर थे। मीर जाफर ने क्या किया, धोखा दे दिया था। खादिम खान, राय दुर्लभ, ये सब क्लाइव के पक्ष में हो गए, इनको उन्होंने बहका लिया था। साथ ही साथ में बच्चों कई लोग ऐसे थे जिन्होंने नवाब का साथ दिया था, जैसे मीर मर्दान, मोहन लाल, इन्होंने क्या किया, लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी, ध्यान रखना। उसके बाद में क्या हुआ कि मीर जाफर ने क्या किया, सिराजुद्दौला को धोखे से मरवा दिया था। और उसके बाद मीर जाफर क्या हुआ था बच्चों, बंगाल के क्या बन गए, नवाब बन गए। और इनको पपेट रूलर कहते हैं, यानी कठपुतली नवाब कहते हैं, ध्यान रखना। और इन्हीं को बच्चों, मीर जाफर को बच्चों क्लाइव के गीदड़ के रूप में भी जानते हैं, ध्यान रखना। और इन्होंने क्या किया, मीर जाफर ने क्लाइव को खुश करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा बच्चों पैसे दिए थे। और उसी टाइम से बच्चों अंग्रेजों ने क्या किया था, भारत में फूट डालो राज करो की नीति अपना ली थी, ठीक है। तो बंगाल में विजय तो प्राप्त हो गई, जिसे वे अपनी सेना के प्रयोग में इस्तेमाल करना चाहते थे, परंतु जिस व्यापार के लिए वे सब कुछ करने के लिए लालित थे, उसी व्यापार का पतन हो गया था। जब सिराजुद्दौला 1756 में अलीवर्दी खान के उत्तराधिकारी के रूप में बंगाल की गद्दी पे बैठा, यानी सिराजुद्दौला से पहले कौन थे बच्चों, अलीवर्दी खान थे। तो व्यापारिक विशेषाधिकार तथा कंपनी द्वारा उसका दुरुपयोग पहले से ही मतलब एक बड़ा मुद्दा बन चुका था। अब पहले मैं आपको एक और कहानी बताता हूँ। जो कंपनी थी ना बच्चों, कंपनी ने क्या किया था, जो मुग़ल बादशाह थे ना, मुग़ल बादशाह से एक फरमान जारी कराया था। और उस फरमान में यह था कि बिना टैक्स दिए बच्चों कंपनी व्यापार करेगी। लेकिन उसने क्या किया था, मुग़ल बादशाह ने कंपनी को ऐसा अधिकार दिया था, लेकिन मुग़ल बादशाह के जो अपने जो कर्मचारी थे ना, उनकी खुद का उनका व्यापार होता था, तो वो उस व्यापार पे भी टैक्स नहीं देते थे। इससे क्या होता था, जो बंगाल था ना, वहाँ पे रेवेन्यू कलेक्शन बहुत कम हो गया था। और नवाब और अंग्रेज के बीच में क्या होने लगा था बच्चों, कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगा था। ये बात देखना। कंपनी को मुग़ल बादशाह फर्रुखसियार द्वारा उनके आयात और निर्यात के कुछ विशेषाधिकार मिले हुए थे। तो किसने, फर्रुखसियार ने भी दिया था। और इस शाही फरमान के मुताबिक कंपनी को मात्र 3000 रुपये चुकाने थे तथा इसके बदले वे बंगाल में कर मुक्त व्यापार कर सकते थे। यानी कंपनी को सिर्फ कितना देना था बच्चों, 3000 रुपये देना था, मुक्त व्यापार करते। कंपनी के कर्मचारियों ने इस विशेषाधिकार का प्रयोग तटवर्ती व्यापार के लिए किया और प्रारंभ कर दिया। अंतर एशियाई आखिर अंतर्देशीय व्यापार में भी इस फरमान का स्पष्ट उल्लंघन था। यानी लोग क्या कर रहे थे, यानी मात्र 3000 रुपये उन्होंने दिया था, इसके बदले वो बंगाल में कर मुक्त व्यापार कर सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया बच्चों, अंतर एशियाई और आखिरकार अंतर्देशीय व्यापार में भी इस फरमान का उल्लंघन किया। नवाब की अनुमति के बिना कलकत्ते के आसपास बच्चों दुर्ग बनाने लगे, किलेबंदी करने लगे, नवाब के अधिकारों को चुनौती देने लगे बच्चों। और साथ ही साथ में उनके शत्रुओं को प्रश्रय देने की घटनाओं ने नवाब को कंपनी के प्रति उकसाने का कार्य किया। यानी नवाब फिर इससे क्या हुए, भड़क गए और कंपनी के अधिकारियों को ये भी संदेश दिया कि नवाब बंगाल में फ्रांसीसियों के साथ संधि की तैयारी में है। यानी कंपनी को ऐसा लगता था कि नवाब जो है फ्रांसीसी के साथ संधि कर रहा है। अब फ्रांसीसी अंग्रेज के दुश्मन है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गया उनका।
कलकत्ता पर सिराजुद्दौला के आक्रमण को एक प्रारंभिक विरोध संघर्ष के रूप में देखा गया बच्चों। सिराजुद्दौला ने फिर आक्रमण कर दिया था अंग्रेजों की फैक्ट्री में। अंग्रेजी प्रतिक्रिया प्रारंभ हुई और नवाब के खिलाफ बच्चों षड्यंत्र रचने से, जिसमें नवाब के करीबी जो थे राय दुर्लभ, अमीचंद, मीर जाफर, जगत सेठ, इन सबको बच्चों कंपनी ने अपने उसमें ले लिया। अतः 1757 में अंग्रेजों ने क्या किया था, प्लासी का युद्ध लड़ा 23 जून 1757 में। और इसकी तो विजय पूर्व निर्धारित थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेज को, नवाब को खोखला कर दिया था अंग्रेजों ने पहले ही। ये सह नहीं शक्तियों की श्रेष्ठता नहीं, बल्कि बच्चों ये एक षड्यंत्र था जिसने अंग्रेजों को युद्ध जीतने में बच्चों मदद की थी, यानी पूरी तरीके से षड्यंत्र किया था। और सेनापति मीर जाफर को क्या किया था, क्लाइव ने नवाब का पद दे दिया था बाद में जब वो जीत गए थे। मीर जाफर ने कंपनी को खुश करने के लिए 1,77,00,000 रुपए बच्चों की धनराशि उपहार में दे दी। सोच रहे हो उस टाइम पे, इसीलिए तो भारत को बच्चों सोने की चिड़िया कहते थे। 1,77,00,000 रुपए की राशि दे दी थी, किंतु मीर जाफर कंपनी के अधिकारियों की बढ़ती मांगों को पूरा करने में मतलब असफल रहा। मीर जाफर सफल नहीं रहा, मतलब उसकी मांग पूरा ही नहीं कर रहा था। अंग्रेजों को भी डच कंपनी के प्रति बढ़ती उसकी नज़दीकियों के प्रति संशय होने लगा। तो प्लासी के युद्ध के बाद बना नवाब कौन थे, मीर जाफर। 1760 में गद्दी से उनको उतार दिया गया था। सिराजुद्दौला गलत है बच्चों, और उनकी जगह बच्चों मीर कासिम जो कि उन्हीं के दामाद थे, उनको गद्दी दे दी गई थी। ये सोचकर बच्चों कि मीर कासिम जो है उनकी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करेगा। नए नवाब ने उनकी सहायता के बदले बच्चों कंपनी को सैन्य खर्च के लिए वर्धमान, मिदनापुर और चित्तागोंग का अधिकार दे दिया था। इस संधि ने अंग्रेजी सेना की फ्रांसीसी सेना के विरुद्ध अभियान में सहायता कर दी थी। लेकिन बाद में क्या हुआ बच्चों, मीर कासिम ने भी क्या किया था, जो अंग्रेज़ थे ना उनको लगा यार अंग्रेज़ों को तो हम बहुत ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्बादी हो रही है, तो उन्होंने बच्चों अपना तेवर दिखाना चालू कर दिया। बाद में बच्चों क्या हुआ था कि बंगाल में क्या था, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, कई सारी चीज़ करने के लिए बच्चों मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच में बच्चों क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था बच्चों, 20 अक्टूबर 1764 में एक युद्ध हुआ था, उसका नाम क्या था बच्चों, बक्सर का युद्ध था। ये बात ध्यान रखना। अब उसी टाइम पे बच्चों क्या था, जो नवाब थे ना वो अपने सेना को संगठित कर रहे थे, मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी मुंगेर बना लिया था। और इस सभी को कंपनी क्या कर रही थी, कंपनी अपराध के रूप में देख रही थी। और बच्चों जब जो मीर कासिम थे ना, मीर कासिम ने क्या किया था, मीर कासिम, पहले ये समझो कि बक्सर के युद्ध के कारण क्या था बच्चों, कि मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में संघर्ष होता था। प्लासी के युद्ध के बाद बच्चों आपको पता नवाब कौन बने थे, मीर जाफर बने थे। इन मीर जाफर क्या थे, कमज़ोर निकले थे, तो इसलिए उनको हटाकर किसको बना दिया नवाब, मीर कासिम को बना दिया। अब मीर कासिम शासन करने लगे और कंपनी को बहुत सारे कर छूट दे दिया। लेकिन बाद में व्यापारिक टकराव हुआ। क्यों? क्योंकि मीर कासिम पता है क्या कर रहे थे, स्थानीय व्यापारी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। स्थानीय व्यापारी का क्या किया था, इन्होंने संरक्षण देना शुरू कर दिया, जिससे अंग्रेज के आर्थिक हित को नुकसान हुआ। अब अंग्रेज इसमें दखल अंदाजी देने लगे कि मीर कासिम नहीं चाहता था कि अंग्रेज उसके शासन में हस्तक्षेप करे। अब उसने क्या किया, अपनी राजधानी जो थी ना मुंगेर स्थापित कर दी, है ना, और गठबंधन का एक निर्माण किया और अंग्रेजों को हराने की कोशिश की थी। किसने, मीर कासिम ने। अब मीर कासिम ने क्या किया था बच्चों, त्रिपक्षीय गठबंधन का निर्माण किया था। और उस त्रिपक्षीय गठबंधन में बच्चों क्या था कि मुगल बादशाह जो थे शाह आलम द्वितीय और अवध के जो नवाब थे सुजाउद्दौला, उनको से मिलकर बच्चों उन्होंने क्या किया था, एक त्रिपक्षीय वो बनाया था। हालांकि वो तो बच्चों बात की बात है। 1763 में मेजर एडमंड्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने बंगाल के नवाब मीर कासिम को हरा दिया था। अब मीर कासिम इससे पटना भाग गए और वहाँ पर बादशाह शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे उनसे बात की और उनकी सहायता ली। और इसी के दौरान बच्चों क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। झगड़ा एक शिखर पर पहुंच गया जब पटना में कंपनी के अधिकारियों ने पटना पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। ये युद्ध का कारण बना। मीर कासिम एक कुशल प्रशासक तो थे बच्चों, लेकिन कुशल सेनापति नहीं बन पाए थे। और जिसके कारण क्या हुआ था बच्चों, बक्सर का युद्ध हुआ था। और बक्सर के युद्ध में क्या हुआ था, अंग्रेज जीत गए थे। जब वे अवध की ओर पलायन करने लगे तो करने को बाध्य हुआ तो शाह आलम द्वितीय नवाब वजीर अपनी रियासत के पूर्वी सूबों के बचाव में आ गए थे। ये घटना पटना तक बढ़ा बच्चों और बाद में क्या हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ था। और बक्सर के युद्ध में क्या हुआ था, अंग्रेज जो है जीत गए थे और जो त्रिपक्षीय संघर्ष था वो खत्म हो गया था। अंग्रेज़ों ने क्या किया था बच्चों, बक्सर की लड़ाई में जो गठबंधन था उसको हरा दिया और अंग्रेज़ों की निर्णायक जीत हो गई थी। और इसके बाद में बच्चों क्या हुआ था, 1765 में एक संधि हुई थी जिसे हम इलाहाबाद की संधि के तहत जानते हैं बच्चों, जिसमें अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी भी मिल गई थी। यानी यहीं से और ज़्यादा वो बढ़ गए थे, यानी बंगाल, बिहार, उड़ीसा 3 जगह की दीवानी और मिल गई। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कर वसूली का अधिकार क्या किया था, दे दिया था।
और अवध भी बच्चों अब अंग्रेजों का एक मध्यवर्ती राज्य बन गया। साथ ही साथ में शाह आलम द्वितीय की वजह से दिल्ली में भी क्या हुआ था, उनका शासन मतलब एक तरीके से हो ही रहा था। क्यों? क्योंकि उनका मेन मकसद क्या था, राजस्व वसूली करना, ना कि शासन करना बच्चों। साथ ही साथ में बच्चों बंगाल, बिहार और उड़ीसा की भी अब उनको दीवानी प्राप्त हो गई थी। इसके बदले उसने कंपनी को 26 लाख रुपए वार्षिक देना भी स्वीकार कर लिया था। अगला आता है बच्चों इसके कुछ पाठगत प्रश्न। 1757 में बंगाल के शासक कौन थे बच्चों? सिराजुद्दौला थे। उनसे पहले कौन थे? अलीवर्दी खान थे। सिराजुद्दौला के बाद में कौन थे शासक बच्चों? मीर जाफर थे। मीर जाफर के दामाद का नाम मीर कासिम थे। तो ये ध्यान रखना। प्लासी का युद्ध कब हुआ था बच्चों? 1757 में। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे? तो प्लासी के युद्ध के बच्चों मैंने कारण आपको बताए थे कि सिराजुद्दौला का 1756 में बच्चों फोर्ट विलियम किले पर आक्रमण व कब्जा करना। अब अंग्रेज जो है किलेबंदी करने लगे थे, इसीलिए सिराजुद्दौला ने क्या किया था, किले को पर आक्रमण कर दिया। बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच में तनाव, आपको पता ही है बच्चों कि सिराजुद्दौला को अंग्रेजों की जो बढ़ती शक्ति थी वो पसंद नहीं थी। क्यों पसंद नहीं थी? क्योंकि अंग्रेज नवाबों को भाव नहीं दे रहे थे। अंग्रेज ने नवाब से बिना अनुमति किलेबंदी करना चालू कर दिया और शस्त्रों का निर्माण करना चालू कर दिया। अगला आता है बच्चों शाही फरमान का गैरकानूनी प्रयोग कर रहे थे वो लोग, है ना। नवाब के दरबार में अंग्रेजों का हस्तक्षेप होने लगा था, तो इस कारण क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट आता है मीर जाफर को हटाने के पश्चात 1760 में बंगाल का नवाब कौन बना था? मीर कासिम, और ये उसके दामाद थे। बक्सर के युद्ध के कारणों का उल्लेख कीजिए। बक्सर के युद्ध के क्या कारण थे बच्चों? तो बक्सर के युद्ध के भी कई सारे कारण थे। जैसे सबसे पहला था बक्सर के युद्ध के कारण मीर कासिम व अंग्रेजों के बीच में संघर्ष होने लगा था। जो प्लासी के युद्ध के बाद में मीर जाफर को नवाब जो बनाया था ना, तो कमज़ोर नवाब था, तो अंग्रेज़ों ने हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया कि सोचा कि हम हमारे लिए कुछ करेगा। लेकिन मीर कासिम ने अंग्रेज़ों को ही चुनौती दे डाली और स्वतंत्र शासन चाहने लगे थे। दूसरा क्या था बच्चों? व्यापारिक टकराव था। मीर कासिम ने क्या किया था? व्यापार पे लगाम लगाई और जो स्थानीय व्यापारी थे ना उनको संरक्षण देना चालू कर दिया था, जिससे अंग्रेज नाराज़ हो गए। तीसरा था अंग्रेजों की दखलंदाजी बच्चों, इसके वजह से भी हुआ था। मीर कासिम नहीं चाहते थे कि अंग्रेज उसके शासन में दखलंदाजी करे, इसलिए अपनी राजधानी जो है मुंगेर स्थानांतरित कर लिया था। उसके बाद गठबंधन का निर्माण कर लिया था। किसने? मीर कासिम ने। जब अंग्रेजों ने मीर कासिम को हटा दिया तो वह शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला से मिल गए थे। इन तीनों ने मिलकर क्या किया था? युद्ध लड़ा था, जिसे बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। और वो कब हुई थी बच्चों? 1764 में। नेक्स्ट आता बच्चों सेना का पुनर्गठन कराया था और राजधानी में परिवर्तन कर दी थी, ये मैंने आपको बता दिया। और ये भी बताया बच्चों कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेज जीत गए थे और उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में हुई थी, ये बात ध्यान रखना। तो ये आपको बच्चों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है बच्चों आपका बंगाल में दोहरे शासन की प्रणाली। अब दोहरे शासन की प्रणाली बच्चों अगर पूछे शुरू किसने किया था, तो ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1765 में बच्चों दोहरा शासन बंगाल में लाया गया था और इसे अंग्रेजों की बच्चों दोहरी सत्ता के रूप में लागू की गई थी। यानी दोहरे शासन का अगर पूछे बच्चों इसका अर्थ क्या होता है? एक ऐसा शासन जिसमें असली शक्ति अंग्रेजों के पास है और नाम मात्र की शक्ति भारतीय शासक के पास होता है, उसे दोहरा शासन कहते हैं बच्चों, ध्यान रखना। दोहरे शासन में क्या होता है बच्चों? दोहरे शासन में पहला पॉइंट आता है बच्चों जो दीवानी अधिकार होता है बच्चों, दीवानी अधिकार वो तो अंग्रेज अपने पास रखते हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार मिला था। दीवानी अधिकार का मतलब होता है राजस्व इकट्ठा करना, न्याय और नागरिक प्रशासन की जिम्मेदारी बच्चों अंग्रेजों की थी। और ये अधिकार मुगल बादशाह ने दिया था, शाह आलम द्वितीय ने दिया था। मैंने बताया था इलाहाबाद की संधि 1765 से उनको मिल गया था। दूसरा आता है बच्चों दीवानी के बाद एक आता है निजामत का अधिकार, और ये अधिकार बच्चों निजामत का मीर जाफर को और बाद में मीर कासिम जैसे नवाबों के पास रहे। यानी सिर्फ नाम के लिए उनके पास सत्ता थी, यानी अपराध नियंत्रण करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये सब उन्हीं का काम था। असली शक्ति बच्चों तीसरा पॉइंट है, इसमें दोहरे शासन में असली शक्ति किसके पास रहती है? तो असली शक्ति रहती है बच्चों अंग्रेजों के पास। ईस्ट इंडिया कंपनी राजस्व वसूली भी खुद करती है और नवाबों के नाम से शासन करती है। और पता है नवाबों के नाम से क्यों करती है? क्योंकि वो खुद करेगी तो भारत के जो लोग हैं ना वो उनको शासन करने नहीं देंगे कि तुम बाहरी हो। इनडायरेक्टली वो नवाबों को बिठाती है गद्दी पे और सारा कंट्रोल बच्चों अपने पास रखती है। नवाब को तो वेतन दे देती है, लेकिन कोई असली सत्ता बच्चों नवाब के पास नहीं होती है।
अब आएगा बच्चों दोहरे शासन से बच्चों आखिर लाभ किसको प्राप्त हुआ, तो लाभ प्राप्त हुआ बच्चों किसको, अंग्रेजों को, कि बिना किसी सीधे जिम्मेदारी की उन्होंने क्या किया था, अपना आर्थिक लाभ उनको मिलता गया। नवाब तो केवल कठपुतली यानी पपेट था, और सब उससे भी ज़्यादा नुकसान जनता को हुआ। दोहरे शासन से जनता की और तंगी के रूप में आ गई। यह शासन बच्चों जब तक चलता रहा जब तक 1772 में वॉरेन हेस्टिंग नहीं आ गए। शुरू 1765 में हुआ था, ख़त्म 1772 में हुआ था, ध्यान रखना। अभी हम पढ़ेंगे फिर 1773 में बच्चों रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके बारे में जानेंगे। बंगाल में कंपनी शासन की स्थापना की आरंभिक अवस्था में मुगल सम्राट की प्रशासन पद्धति का ही अनुसरण किया था। यानी अंग्रेज जब आए थे तो अंग्रेज भारत में जो मुगल शासन जैसे काम करते थे ना, उसी का काम करते थे बच्चों, उसी तरह कार्य करते थे। जैसे मुगल प्रशासन दो भाग में बटा था, पहला था निजामत और दूसरा था दीवानी। ये याद रखना बच्चों, मुगल प्रशासन एक निजामत के रूप में चलता था और दूसरा कैसे चलता था, दीवानी के रूप में। अंग्रेज भी ऐसा ही कर रहे थे। व्यापक अर्थों में निजामत का अर्थ है कि कानून व्यवस्था और प्रशासन तथा फौजदारी मामले देखना। दीवानी का मतलब था कि राजस्व प्रशासन और नागरिक कानून से संबंधित होता था। प्रांतीय जो सूबेदार थे ना, यानी जो सूबेदार थे वो निजामत के क्या करते थे, प्रभारी हुआ करते थे, और उसे नजीम भी कहा जाता था। यानी सूबेदार, जो सूबेदार थे वो निजामत का काम करते थे। तथा दीवान जो था वो राजस्व प्रणाली का प्रभारी हुआ करता था। इलाहाबाद की संधि के उपरांत अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल का दीवान बनाया गया, किंतु लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल के शासन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं लिया, बल्कि उन्होंने नवाब को बना दिया। ये जिम्मेदारी उन्होंने नायब दीवान तथा नायब नजीम मोहम्मद रजा खान को सौंप दी, और नायब नजीम के तौर पर वह नवाब का प्रतिनिधि था। वहीं नायब नजीम के नाते वह कंपनी का भी प्रतिनिधित्व करता था। बेसिकली अगर पूछे दीवान किसे कहते हैं बच्चों, दीवान का मतलब जो कर वसूली के काम करते हैं, जो न्याय करते हैं, जो प्रशासन में को चलाते हैं। दीवान बच्चों जो आर्थिक होती है, शक्ति इनके पास आर्थिक होती है। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 के बाद मिला था। निजामत का मतलब होता है बच्चों कानून व्यवस्था बनाए रखना, सुरक्षा करना, सैनिक और न्यायिक कार्रवाई करना, है ना, जो कि बंगाल के नवाब थे, यानी वास्तविक सत्ता उनके पास था ही नहीं, ये बात ध्यान रखना। हालांकि उसे अपना कार्य मोहम्मद रजा खान के माध्यम से करना था, जो अंग्रेजी कंपनी के नियंत्रण में था। दीवान के तौर पर कंपनी राजस्व वसूली प्रत्यक्ष किया करती थी, जबकि उप निजाम की नियुक्ति के आधार पर वो निजामत अर्थात पुलिस और शक्तियों पर नियंत्रण रखती थी। इस व्यवस्था को दोहरी शासन प्रणाली के रूप में जाना जाता है। इस प्रणाली के तहत अंग्रेजों के पास बिना किसी जिम्मेदारी के बहुत ज़्यादा शक्ति और संसाधन थे, और नवाब के पास बच्चों बिना शक्ति के शासन चलाने की जिम्मेदारी थी। अगर कुशासन होता, अच्छे से शासन नहीं होता, जिम्मेदारी किसकी होती बच्चों, नवाब की होती। यानी नाम किसका खराब होता बच्चों, नवाब का खराब होता, ध्यान रखना। दोहरा शासन कब तक चला था बच्चों, 1772 तक चला था, जब 72 तक चला था, जब तक वॉरेन हेस्टिंग नहीं आए थे, ध्यान रखना। निजामत मैंने बता दिया बच्चों, दीवानी का मतलब क्या होता है, राजस्व वसूली करना होता है। और दीवानी किसके पास होती है, जिसके पास दीवानी होती है ना, उसका मेन काम क्या होता है बच्चों, टैक्स इकट्ठा करना। मेन काम है अदालतें चलाना जो दीवानी वाले हैं, और आर्थिक और प्रशासनिक फैसले लेना। बाद में निजामत का मतलब क्या होता है, जिनके पास निजामत होता है वो सिर्फ सेना को देखता है बच्चों, जितने भी अपराधी होते हैं उनको सज़ा देता है और सुरक्षा से जुड़े मामले देखता है। तो ये दीवानी और निजामत के बीच में आपके अंतर आता है। अब आता है बच्चों आपके पाठगत प्रश्न कि निजामत और दीवानी किसे कहते हैं, तो मैंने बता दिया, निजामत कानून व्यवस्था, दीवानी राजस्व प्रशासन। दोहरे शासन प्रणाली से आप क्या समझते हैं, तो दोहरे शासन प्रणाली का बच्चों जो अर्थ था मैंने अच्छे से बताया था कि ये प्रणाली कौन लेकर आए थे बच्चों, 1765 में लागू की गई थी। और दोहरा शासन प्रणाली किसे कहते हैं, एक ऐसा शासन जिसमें असली शक्ति उनके अंग्रेजों के पास थी, नाम मात्र की शक्ति भारतीय शासन जो राजा महाराजा थे उनके पास थी। इसी को दोहरे शासन प्रणाली के रूप में जानते हैं। अगला आता है बच्चों, लॉर्ड क्लाइव ने दोहरी शासन या द्वैधात्मक शासन पद्धति की शुरुआत क्यों की थी, ताकि कंपनी राजस्व इकट्ठा करने की सिर्फ इच्छुक थी, वो प्रत्यक्ष जिम्मेदारी चाहती ही नहीं थी, इसलिए उन्होंने दोहरा शासन की शुरुआत की थी। अगला आता है बच्चों आपका कि विस्तार की विचारधारा के साधन और तरीके, कि आखिर अंग्रेजी शक्तियों ने विस्तार कैसे किया था। एक तो मैंने बताया था बच्चों कि 1757 में लड़ाई लड़ी थी, फिर 1764 में लड़ी थी, उसके बाद क्या क्या काम किया। अब एक व्यापारी कंपनी की भूमिका से बदलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे बच्चों भारत में सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति बनने जा रही थी। यानी अब उसको पूरे राजनीतिक रूप से उसको शासन करना था। कई अन्य क्षेत्रीय शक्तियाँ भी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बच्चों अधीन हो गई, और अब जो अंग्रेज थे बच्चों वो सुप्रीमेसी अपनी शुरुआत करते जा रहे थे। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मैसूर, आधुनिक कर्नाटक, यानी एक क्षेत्र था बच्चों, उसका नाम था मैसूर।
मैसूर के शासक का नाम क्या था बच्चों? हैदर अली नाम था। तो हैदर अली और साथ ही साथ में बच्चों इनके एक पुत्र थे, उनके पुत्र का नाम क्या था बच्चों? टीपू सुल्तान नाम था। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में मैसूर यानी कर्नाटक के महान शासक हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान अंग्रेजी फौज की नाक में उन्होंने क्या कर रखा था? दम कर रखा था। हैदर अली बच्चों सन 1749 में मैसूर के सेना के पहले क्या थे? सेनापति थे, और बाद में बच्चों 1761 में वो क्या बन गए थे? शासक बन गए थे। एक सेनापति से शासक बन गए बच्चों। 1781 में सर आयर कुटी के हाथों पराजित होने के तक हैदर अली ने कंपनी के खिलाफ अपना संघर्ष कई बार जारी रखा था। 1781 में क्या हुआ था? वो पराजित हो गए थे आयर कुटी नाम के व्यक्ति से। अंततः सन 1799 में टीपू सुल्तान और उसके बाद में उनके पुत्र आए थे, और उनके पुत्र के साथ बच्चों 1799 में एक युद्ध हुआ था, श्रीरंगपट्टनम की युद्ध, जिसमें टीपू सुल्तान बच्चों मारे गए थे, और अंततः अंग्रेजों ने क्या किया था? मैसूर पे भी क्या कर रखा था? कब्जा कर लिया था। उसके बाद में बच्चों सन 1772 से लेकर 1818 के बीच में क्या हुआ था? अंग्रेज और मराठा के बीच में भी लड़ाई हुआ था, जिसे आंग्ल मराठा युद्ध भी कहते हैं। मराठा भी बच्चों अपनी शक्ति को काफ़ी सारा प्रदर्शन किया, लेकिन धीरे धीरे मराठा शक्ति भी कमज़ोर होने लगी, और अंग्रेज़ों ने कई सारे मराठा शक्तियों पे भी क्या किया था? कब्जा कर लिया था। यानी युद्ध के द्वारा अंग्रेज़ों ने क्या किया था? भारत की कई सारी क्षेत्रीय शक्तियों को अपने अंडर कंट्रोल में कर लिया था। मराठा तथा मैसूर के अभियान के दौरान वेलेस्ली के नेतृत्व में अंग्रेज ने पूरे दक्षिण भारत यानी कुछ फ्रांसीसी या स्थानीय शासकों की बस्तियों को छोड़कर पश्चिम भारत तथा पूर्वी भारत के भूभाग पे बच्चों लगातार आधिपत्य कर लिया था। ये ध्यान रखना। दूसरी तरीका अंग्रेजों तथा स्थानीय शासकों के बीच में हुई सहायक संधि थी। इसके बारे में बच्चों जानते थोड़ा। जो सहायक संधि थी वो वेलेस्ली लेकर आए थे। इसके जनक कौन थे बच्चों? वेलेस्ली थे, और 1798 में हैदराबाद ने सबसे पहले क्या किया था? सहायक संधि की थी। अब बच्चों प्रश्न आता है कि आखिर क्या थी ये सहायक संधि? तो सहायक संधि बच्चों एक संधि थी जिसमें भारतीय राजा या भारतीय जो राजा था या नवाब को अंग्रेज़ों के साथ कुछ शर्त या समझौता करना पड़ता था। यानी ये राजा करते थे या नवाब करते थे बच्चों, और किससे करते थे? अंग्रेज से करते थे। पर इसमें बच्चों शर्तें रखी जाती थी, और वो शर्तें क्या थी? सबसे पहली शर्त थी कि राजा को एक ब्रिटिश सेना अपने राज्य में, जैसे मान लो कोई राजा है, उसको अपने राज्य में ब्रिटिश सेना रखनी पड़ेगी, जिसकी लागत उसे खुद उठानी पड़ेगी। ध्यान रखना, राजा किसी अन्य विदेशी शक्ति या भारतीय राजा से बिना अंग्रेजों की अनुमति के बच्चों वो कोई सहमति नहीं कर सकता, कोई संधि नहीं कर सकता। अपने राज्य में किसी यानी यूरोपीय, फ्रेंच, डच को भी सहायता नहीं दे सकता। यदि राजा संधि का पालन नहीं करता तो बच्चों उसका राज्य अंग्रेजों के अंतर्गत आ जाता है। राजा को अपने दरबार में बच्चों एक व्यक्ति रखना पड़ेगा जो कि रेजिडेंट होता है बच्चों, और रेजिडेंट कौन था? स्थायी प्रतिनिधि था, और ये अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। सहायक संधि का बच्चों मेन उद्देश्य क्या था? कि जो भारतीय शासक थे ना, उनको निर्भर बना देना अंग्रेजी शक्ति के, ताकि अधीन हो जाएं बच्चों, ये उसके उद्देश्य थे। अगर पूछे इसके अंतर्गत 1798 में हैदराबाद सबसे पहले क्या हुआ था? शामिल हो गया था। इसका नतीजा क्या निकला? कि जो भारत के जो राजा महाराजा थे ना, अब वो स्वतंत्र हैं ही नहीं बच्चों। क्यों? क्योंकि अंग्रेज ने क्या किया? बिना युद्ध के भारत के बड़े बड़े राज्यों को अपने अंतर्गत ले लिया था, है ना, और उनकी सारी शक्तियों का इस्तेमाल वो करते थे। यह इसी नीति को बच्चों डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स के नाम से भी बच्चों यानी ये नीति बच्चों जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स थी ना, उससे पहले एक बड़ा हथियार था। हम डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो सहायक संधि बता ही दिया मैंने क्या था? कि अंग्रेज संधि करता था और अंग्रेजी खर्चा उठाता था बच्चों, इसका ध्यान रखना। दूसरा तरीका अंग्रेजों के द्वारा स्थानीय शासकों के बीच हुई सहायक संधि था। इस योजना के चलते बच्चों आने वाले समय में देशी रियासतों का निर्माण किया जाएगा। सन 1798 में 98 तथा उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि का प्रस्ताव लाया गया था। और इस संधि के अंतर्गत क्या कहा था? कि अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों को बाहरी खतरों और आंतरिक विवादों से रक्षा करना स्वीकार किया था। यानी कि अंग्रेज अब बाहरी जो आक्रमण होगा उससे रक्षा करेंगे, जिसके बदले में इस संधि को अपनाने वाले भारतीय शासकों को अंग्रेज यानी सैन्य दलों की छावनी बनानी थी, और उसकी देखभाल करने के लिए अंग्रेजों को आर्थिक सहायता यानी पैसा वही राज्य देता। इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाला शासक अंग्रेजों की पूर्वानुमति बगैर कोई संधि किसी से नहीं कर सकता था और किसी युद्ध में भाग नहीं ले सकता था। इस राज्य में एक अंग्रेजी अधिकारी होगा जिसे रेजिडेंट कहा जाता था।
वो राज्य के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर सकता था बच्चों। और यह व्यवस्था अंग्रेजी विस्तार के लिए वरदान सिद्ध हुई थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेज तो चाहते ही थे कि वो राजा महाराजा को अपने कंट्रोल में कर ले, और एक भी पैसा खर्च किए बिना अंग्रेजों के पास बच्चों विशाल सेना भी आ गई थी, उपलब्ध हो गई थी। यहाँ तक कि इस व्यवस्था ने भारतीय दरबार से विदेशी प्रभाव को भी बाहर निकाल दिया था। ये ध्यान रखना। इस संधि में बच्चों शामिल होने वाला पहला राज्य क्या था? हैदराबाद था, जिसके निजाम ने 1798 में इस पर हस्ताक्षर कर दिया था। वे अपने दरबार में से बच्चों फ्रांसीसी अधिकारियों को निकालने तथा उनके साथ स्थान पर अंग्रेजी अधिकार की नियुक्ति करने पर बाध्य हो गए थे। यानी फ्रांसीसी जितने थे, यानी एक बार सहायक संधि कर लिया तो पूरी तरीके से अंग्रेजों की बात माननी पड़ेगी, किसी और राजा महाराजा से आप संधि नहीं कर सकते हैं। उसने अंग्रेजी सेना के रखरखाव के लिए बेल्लारी तथा कोडप्पा क्षेत्र को अंग्रेज को दे दिया था। किसने? हैदराबाद ने। इसमें मुख्यतः बच्चों और भी कई सारे राजा महाराज देसी रियासतों ने किया था, जैसे कोचीन 1791, जयपुर 1794, त्रावणकोर 1795, हैदराबाद 1798, मैसूर 1799। और जो नहीं करते थे बच्चों उनको युद्ध के जरिए, कुशासन के जरिए अंग्रेज शासन बच्चों हड़प लेते। और इसी तरह बच्चों विस्तार की नीति उन्होंने अपनाया था। 1801 में बच्चों रोहिलखंड, गोरखपुर, दिल्ली 1803 में, सिंध 1843 में, इसी तरह 1849 में आंग्ल सिख युद्ध के उपरांत पंजाब तथा उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र पर भी और कश्मीर को भी अंग्रेजों ने जीत लिया था। और लगातार बच्चों क्या कर रहा था? शोषण करना चालू कर दिया था। ध्यान रखना, सहायक संधि बच्चों एक बहुत बड़ा हथियार था, जिसके कारण उन्होंने कई सारे क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया। जिनको सहायक संधि से नहीं कर पाए बच्चों, उनको राज्य विलय नीति के द्वारा अपने अंतर्गत कर लिया था। अमृतसर की संधि 1850 के तहत कश्मीर और जम्मू डोगरा वंश को बच्चों बेच दिया गया था, और इस प्रकार वह भी राजसी रियासत हो गया। सन 1854 में बेरार तथा 2 वर्ष के उपरांत अवध भी बच्चों अंग्रेजों के हिस्से में आ गया था। सहायक संधि व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था नए राज्यों को अपने नियंत्रण में लाना, यानी नए नए राज्यों को नियंत्रण में लाना, और जो डच थे, फ्रांसीसी थे, उन सबकी शक्तियों को घटाना, जिससे अंग्रेज बच्चों प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत में राज कर सके। अंग्रेजों का बच्चों मेन मकसद था कि जितनी भी रियासतें हैं ना, उनको स्वतंत्र नहीं रहने देना, बिना युद्ध किए बच्चों उनको अपने अंडर में कब्जा कर लेना। ये बात ध्यान रखना। अंग्रेजों के अधीन होने वाले अंतिम राज्य क्या था? पंजाब था। अब पंजाब बच्चों अंत में क्यों आया था? क्योंकि पंजाब के जो शासक थे ना, उनका नाम था महाराजा रणजीत सिंह। बहुत ही योग्य शासक थे बच्चों। 1849 में अंग्रेजी राज का हिस्सा बन गया था। 1849 में बच्चों पंजाब बना था, लेकिन यहाँ पे राजा कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह थे, और सिंह का शासन था, जिन्होंने विभिन्न सिख मिसलों को एक राज्य में संगठित कर लिया था बच्चों। और उन्होंने प्रशासन की आधुनिक पद्धति की स्थापना की। उनकी सेना अंग्रेजी सेना के बाद एशिया की दूसरी सबसे बड़ी संगठित सेना थी बच्चों। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने महाराजा रणजीत सिंह के साथ दोस्ताना संबंध कायम किए हुए थे, लेकिन 1839 में उनकी मृत्यु के पश्चात वहाँ पे बच्चों 2 आंग्ल सिख युद्ध हुए थे। और 1849 को पंजाब को भी क्या किया था? अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया था। जो तीसरी पॉलिसी थी बच्चों, उसका नाम था विलय की नीति। और ये विलय की नीति कौन लाए थे बच्चों? लॉर्ड डलहौजी लाए थे। ध्यान रखना, राज्य विलय नीति, इसको हम दत्तक नीति के नाम से भी जानते हैं बच्चों, दत्तक नीति भी कहते हैं, और या इसको हम हड़प नीति के नाम से भी जानते हैं। हड़प नीति का अर्थ होता है कि अंग्रेजों ने क्या किया था? पुराने ज़माने में जो राजा महाराजाओं के बच्चे नहीं होते थे, तो गोद ले लेते थे और उनको राजा बना देते ताकि उनका वंश आगे बढ़ता रहे। लेकिन डलहौजी की जो विलय नीति थी ना, अब लॉर्ड डलहौजी बच्चों 1848 से लेकर 1856 तक भारत के क्या थे? गवर्नर जनरल थे। और ये डलहौजी की नीति थी बच्चों। इस नीति में क्या था कि यदि किसी भारतीय राजा की मृत्यु बिना पुत्र के हो जाती है बच्चों, यानी उसका कोई वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं होता, तो उसका राज्य BIC ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में चला जाएगा बच्चों। ध्यान रखना, दत्तक पुत्र जो गोद लिया हुआ पुत्र है उसको उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। और इससे बच्चों सबसे पहले एक क्षेत्र था, उसका नाम था सत्तारा। 1848 में बच्चों हड़प लिया गया था। क्यों? क्योंकि राजा बिना उत्तराधिकारी के मर गया था। फिर बाद में बच्चों क्या था? संबलपुर बच्चों, साथ ही साथ में झांसी, उसके बाद में नागपुर बच्चों, कई सारे क्षेत्रों को इसी तरीके से हड़प लिया गया था। तो लॉर्ड डलहौजी जो कि भारत के 1848 से 56 में गवर्नर थे, अधिग्रहण की नीति थी। उन दिनों भारतीय राजाओं ने प्राकृतिक उत्तराधिकारी अर्थात पुत्र न होने की स्थिति में बच्चों अपने राज्य की सुरक्षा के लिए एक बच्चा क्या करते थे? गोद लेने का चलन था, उसे दत्तक पुत्र कहते थे। किंतु राज्य विलय नीति के तहत बच्चों कोई भी भारतीय राज्य जो या तो अंग्रेजी राज्य के अधीन था या उसके द्वारा ब्रिटिश अधीनस्थ प्रणाली के सहायक राज्य के रूप में निर्मित थे, वे शासक के अक्षम होने की स्थिति या उसके पुत्र न होने की स्थिति में बच्चों ब्रिटिश राज्य के अधीन क्या हो जाएंगे।
इस प्रकार भारतीयों द्वारा उत्तराधिकारी न होने की स्थिति में उत्तराधिकारी चयन की सर्वोच्चता को समाप्त कर दिया गया था और अंग्रेजों ने भारतीय शासकों की क्षमता को आंकने का भी अधिकार हासिल किया था कि हम देखते हैं कि भारतीय जो वो थे इसका विरोध कर पाते हैं या नहीं कर पाते। चूँकि इस नीति को लागू करने के साथ ही अंग्रेजों ने इस उपमहाद्वीप पर पूर्ण तथा प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित कर लिया था और इस सिद्धांत के उपयोग के द्वारा बच्चों 17 को 1848 में जयपुर, संबलपुर, नागपुर, झांसी जैसी रियासतों को अंग्रेजों ने क्या किया था, विलय कर लिया था। अक्सर अंग्रेजों द्वारा किए गए रियासतों के अधिग्रहण को न्याय संगत ठहराया जाता था कि शासक अयोग्य है तथा प्रजा के कल्याण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभा नहीं पा रहे और इसीलिए बच्चों क्या हुआ था, एक टाइम ऐसा आया कि अवध को बच्चों कुशासन का आरोप लगाकर 1850 में इसको ब्रिटिश राज्य में क्या किया गया था बच्चों, शामिल कर लिया गया था। अब भारत डलहौजी प्रशासन के समय क्या था, देखो कहाँ पर क्या कर रखा था, उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया था। ये मैप में दिखा रखा है। अब बच्चों आता है कि आपके कुछ पाठगत प्रश्न हैं, जैसे कि भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए लॉर्ड डलहौजी द्वारा कौन से उपाय अपनाया गया था। तो डलहौजी ने क्या किया था, ये डलहौजी नहीं बच्चों, यहाँ पे वेलेजली ने क्या किया था, सैन्य अभियान चलाए थे, साथ ही साथ में सहायक संधि किया था। सहायक संधि के बारे में बच्चों आपके एग्जाम में आता है। नेक्स्ट आता है सहायक संधि से आप क्या समझते हैं, तो आप बता सकते हो बच्चों सहायक संधि अगर जो राजा महाराजा करता तो वो किसी और से क्या है, सहायक संधि एक क्या था, कूटनीतिक नीति थी जिसे वेलेजली लेकर आए थे बच्चों। और ये कब आया था, 1798 में आया था बच्चों, ध्यान रखना। और इसमें क्या था, अगर एक राजा महाराजा कोई संधि कर लेता है, सहायक संधि कर लेता है, तो दूसरे जो अन्य शक्ति है उनके साथ कोई गठजोड़ नहीं कर सकता है, किसी राज्य से संधि नहीं कर सकता है, ये ध्यान रखना। सहायक संधि से आप क्या समझते हैं बच्चों, बता दिया। और लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य विलय नीति को स्पष्ट कीजिए। तो विलय नीति मैंने बता दी बच्चों, सबसे पहले 17 को क्या किया था, हड़पा गया था, और कब, 1848 में। विलय नीति किसे कहते हैं कि दत्तक पुत्र को अब वास्तविक पुत्र नहीं माना जाएगा। कोई भी राजा महाराजा जो किसी राज्य पर राज्य करता है, अगर उसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है तो वो अंग्रेजों के अंतर्गत वो क्षेत्र आ जाएगा। अगला टॉपिक आता है बच्चों आपका औपनिवेशिक प्रशासनिक प्रणाली का विकास। तो सन 1757 में कंपनी के एक बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित होने के पश्चात संवैधानिक परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हुई थी। अब हम बात करेंगे बच्चों कि औपनिवेशिक प्रणाली का विकास कैसे हुआ था उस टाइम पे, कि जब अंग्रेज़ों ने भारत पर नियंत्रण करना शुरू किया तो धीरे धीरे उनको लगा यार कि भारत में प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार करना ज़रूरी है। भारत को कुशलतापूर्वक नियंत्रित करने के लिए, कर वसूलने के लिए और ब्रिटिश के हितों की रक्षा करने के लिए ऐसा ज़रूरी है। तो कई सारे चरण में बच्चों अंग्रेज़ों ने क्या किया था, विकास किया था। जैसे आपको पता है प्लासी का युद्ध 1757 और बक्सर का युद्ध 1764 में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 3 नए क्षेत्रों की दीवानी आ गई थी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। राजस्व वसूलने का अधिकार उनके पास था। कंपनी शासक और व्यापारी दोनों बन गई थी प्लासी के युद्ध के बाद, उसके बाद प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्या हुआ था बच्चों, दोहरी शासन प्रणाली 1765 में आई थी। आपको पता है कि कंपनी ने अपने आप पे के पास दीवानी अधिकार रखा था, जबकि नवाब के पास नजामत अधिकार दे दिया, यानी कानून व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार दे दिया, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास थी। तीसरा आता है फिर बच्चों रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1773 में आया था। ब्रिटिश संसद ने पहली बार बच्चों कंपनी के काम में हस्तक्षेप करा था, कि ब्रिटिश संसद बच्चों पूरी तरीके से किसी देश को कंपनी के हाथ में नहीं छोड़ सकती थी। तो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल बना दिया गया था, जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था। पहले सिर्फ बंगाल का गवर्नर था, तो अब भाई बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब आ गए, तो गवर्नर जनरल बना दिया गया था उसको। और पहले गवर्नर जनरल बने थे कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स। अरे पूछे जी फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग थे बच्चों। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे, ये आपको ध्यान रखना है। और कलकत्ता में बच्चों ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसी से कोलकाता में बच्चों सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की गई थी। उसके बाद पीट्स इंडिया एक्ट आया था बच्चों, 1784 में आया था। और इसने क्या किया था, कंपनी और ब्रिटिश सरकार के बीच में शक्तियों को बांट दिया था। क्यों, क्योंकि ब्रिटिश सरकार भी देख रही थी यार कंपनी कब तक चलाएगी। अब उस ब्रिटिश सरकार कंपनी को हटाकर अपनी सत्ता लाना चाहती थी, और एक नया बोर्ड बना था, उसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसे बच्चों बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था। पीट्स इंडिया एक्ट के तहत बना था।
इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या था कि कंपनी और ब्रिटिश सरकार के बीच शक्ति का बंटवारा करना। फिर बच्चों कई सारे चार्टर एक्ट आते हैं। चार्टर एक्ट 1813 आता है, फिर 33 आता है, फिर 53 आता है। 1833 में बच्चों जो विलियम बेटिंग थे ना, वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए थे, यानी गवर्नर जनरल फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, GGI, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और वो कौन थे? विलियम बेटिंग थे बच्चों, विलियम बेटिंग थे, ये बात ध्यान रखना। और केंद्र में बच्चों एकीकृत शासन की व्यवस्था की शुरुआत करने के लिए कहा गया था। बाद में बच्चों फिर क्या हुआ था, इसी तरह श्रृंखला बढ़ती गई। फिर 1857 का विद्रोह हो गया था और कंपनी को हटाने का मौका ब्रिटिश सरकार को मिल ही गया था। और 1858 में ब्रिटिश सरकार भारत शासन अधिनियम लेकर आती है और ईस्ट इंडिया कंपनी शासन समाप्त हो जाता है। भारत की सत्ता डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन की यानी रानी विक्टोरिया के हाथों में सौंप दी जाती है बच्चों। और जो गवर्नर जनरल था अब उसको वॉइसरॉय के नाम से संबोधित करने लगते हैं। और जो पहला वॉइसरॉय था उसका नाम लॉर्ड कैनिंग था। तो मेरी बात समझ रहे होंगे बच्चों, पहला गवर्नर जनरल बंगाल का कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहले कौन है? विलियम बेटिंग है। और वॉइसरॉय पहले कौन है बच्चों? लॉर्ड कैनिंग को बना दिया गया था, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद बच्चों क्या हुआ था, प्रांतीय प्रशासन का भी विकास हुआ था कि भाई भारत को कई सारे प्रांत में बांट दिया था, कई सारे प्रांतों के राज्यपाल कमिश्नर बना दिए थे, कलेक्टर बना दिया था और प्रांत में शासन हुआ था। फिर भारतीय सिविल सेवा का भी गठन किया गया था बच्चों कि प्रशासन चलाने के लिए ICS इंडियन सिविल सर्विस बनाई गई थी और इसमें अंग्रेज ही भर्ती होते थे। फिर स्थानीय स्वशासन का आरंभ किया गया था 1882 में कि लॉर्ड रिपन ने क्या किया था, स्थानीय निकाय, नगर पालिका, जिला बोर्ड, इन सब की स्थापना बच्चों कर दी थी। तो इन सभी को बच्चों हमने पढ़ा। भाई ये देखना आपकी बुक में क्या है कि कंपनी के मामलों को अनियंत्रित छोड़ने पर अब अंग्रेज सरकार इच्छुक ही नहीं थी, जब भी तो चार्टर एक्ट लेकर आए थे। व्यापारी तथा उत्पादकों की तरफ से कंपनी का एक अधिकार समाप्त करने का दबाव बढ़ता जा रहा था कि भाई व्यापारी उत्पादकों की तरफ से कि कंपनी को हटाओ। अब सरकार द्वारा बंगाल में फैलाए गए भ्रष्टाचार को लेकर जनता में भी आक्रोश हो गया था बहुत ज़्यादा। मुक्त व्यापार की मांगें बहुत तेजी से हो रही थी और अंग्रेजी संसद ने कई अधिनियम लागू किए। सबसे पहले तो 1773 का क्या आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था। और 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया बच्चों, इसमें मैंने बता दिया कि ब्रिटिश संसद ने पहली बार कंपनी के कार्य में हस्तक्षेप करना चालू कर दिया था, जो कंपनी के व्यापारी उन्मुक्त गतिविधियों में लगाम लगाने के लिए कंपनी के अधीनस्थ क्षेत्र में कुछ कानून लागू करने से संबंधित था। अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही कोलकाता में क्या है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। कंपनी के शासन की अवधि बच्चों 20 वर्ष तक सीमित कर दी गई कि भाई 20 साल तक तुम शासन करो, उसके बाद हम तुम्हारी समीक्षा करेंगे चार्टर एक्ट के जरिए। 1813, 33 और 53 चार्टर एक्ट आए थे बच्चों। और इस अधिनियम ने बंगाल, बम्बई और मद्रास के क्षेत्र में सर्वोच्च अधिकार अंग्रेजी सरकार को दे दिया था। इस अधिनियम में बच्चों 3 क्षेत्रों को बंगाल के गवर्नर के अधीन संयुक्त कर भारत में एक एकीकृत शासन व्यवस्था की शुरुआत की थी। और बंगाल का जो गवर्नर था ना, अब उसको गवर्नर जनरल कहते थे। और भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम बच्चों वॉरेन हेस्टिंग्स था, जो कि 1773 से 85 तक थे। फिर बाद में बच्चों पीट्स इंडिया एक्ट आता है। और मैंने बताया आपको बच्चों पीट्स इंडिया एक्ट कब आता है, ये बच्चों 1784 में आता है। ये इसको आधी अधूरी व्यवस्था भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कंपनी और ब्रिटिश के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया था और एक नया बोर्ड बनाया था, उसका नाम क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और इसको आधी अधूरी व्यवस्था क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने संसद तथा कंपनी के बोर्ड अधिकारियों की मध्यस्थता का प्रयास किया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कर संसद के प्रभाव में वृद्धि की, जिससे सभी सदस्य ब्रिटिश मंत्रिमंडल से चुने जाते थे। यानी कि ज़्यादातर बच्चों लोगों की कोशिश थी कि अब अंग्रेज़ों को क्या करना है, हटाना है। और अब क्या करना है, BIC ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाना है और अंग्रेजी सरकार को डायरेक्ट यहाँ नियंत्रण करना था। एक गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कंपनी के प्रशासन को व्यावसायिक, अफसरशाही और यूरोपीय रूप प्रदान किया था बच्चों। उसने कंपनी के कर्मचारियों द्वारा व्यापार को गैरकानूनी घोषित किया और व्यापारिक तथा प्रशासनिक कार्य को पृथक कर दिया। राजस्व संग्रह कंपनी का मुख्य प्रशासनिक काम बन गया था, यानी कंपनी अब सिर्फ राजस्व संग्रह करेगी। अतः लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में जमीन का कानूनी स्वामित्व जमींदारों को दे दिया। और बाद में बच्चों जो कॉर्नवालिस थे ना, ये जमींदारी व्यवस्था लेकर आए, जिसको स्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। स्थायी बंदोबस्त क्या था? इस व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है बच्चों। इस व्यवस्था का तत्कालीन परिणाम ये हुआ कि अब जमींदार भूमि के मालिक हो गए और किसान अपनी ज़मीन पर किराएदार बन गए थे। और जमीन अब क्रय विक्रय की संपत्ति हो गई थी और शासक कृषि संबंधी विस्तार तथा विकास से प्रतिबंधित कर दिया गया था। हालांकि मुंबई तथा मद्रास में बच्चों रैयतवाड़ी थी, कहीं पे महालवाड़ी थी। 3 प्रकार की कृषि व्यवस्था थी, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी।
1813 के चार्टर एक्ट ने भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार खत्म कर दिया बच्चों। राजस्व प्रशासन नियुक्ति के क्षेत्र में हालांकि कंपनी के नियंत्रण में ही रहे, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट ने चीन के साथ कंपनी के व्यापार का एकाधिकार पर भी विराम लगा दिया। साथ ही में बच्चों क्या था कि अंग्रेजी क्षेत्र के विस्तार तथा बढ़ती प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए नौकरशाही की आवश्यकता थी, जो अंग्रेजी आधिपत्य क्षेत्रों को नियंत्रित कर सके, यानी अब नौकरशाही की जरूरत हो रही थी। सन 1785 में बच्चों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कंपनी के अधिकारियों के एक पेशेवर संगठन में डाला, जिन्हें अच्छा वेतन मिलता था। भारत में जो ना तो निजी व्यवसाय करते थे और न उत्पादन में उनके कोई स्वार्थ थे, वे नियमित पदोन्नति तथा पेंशन के हकदार हुआ करते थे। सभी उच्च पदों पर बच्चों अंग्रेजों के लिए आरक्षित होते थे और भारतीय उनमें से बहिष्कृत थे। कॉर्नवालिस ने बच्चों बंगाल के हर जिले में एक अंग्रेज न्यायाधीश की राजस्व संग्रह के लिए अंग्रेजी राजस्व कलेक्टरों को भी नियुक्त किया था। सन 1806 में कंपनी ने अपने युवा अभ्यर्थियों को लंदन के निकट हैलीबरी कॉलेज में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भेजा था। और ये यहाँ पे वही बातें आती है जो मैंने बताया था कि भारतीय सिविल सेवा का गठन किया गया था और प्रशासन चलाने के लिए बच्चों शुरुआत में इसमें केवल अंग्रेज ही भर्ती किए जाते थे। सन 1829 में पूरे ब्रिटिश भारत में छोटे छोटे जिलों की स्थापना कर इस प्रणाली को सुदृढ़ किया गया था बच्चों, ध्यान रखना। और साथ ही साथ में बच्चों कई जगह इसका क्या हुआ था, लाभ हुआ था। और जो भारतीय नागरिक सेवाएं थी बच्चों, ये अत्याकर्षक वेतन प्रदान करने वाली थी। इनके पास इतने राजनीतिक अधिकार थे कि जिनकी इंग्लैंड में कोई और अफसर कल्पना तक नहीं कर सकता था। अब इसके बच्चों कुछ पाठगत प्रश्न आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने सर्वप्रथम कौन सा अधिनियम लागू किया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। चार्टर एक्ट 1833 की पहली विशेषता मुख्य क्या थी? कि चीनी व्यापार पर कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। लंदन के निकट कौन से कॉलेज में कंपनी के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था बच्चों? तो उसका नाम था हैलीबरी कॉलेज, ये ध्यान रखना। अगला टॉपिक आता है बच्चों आपका कि न्यायिक संगठन के बारे में, कि ब्रिटिश के टाइम पे, अंग्रेज़ों के टाइम पे न्यायिक संगठन कैसा था। तो 18वीं शताब्दी के मध्य तक बच्चों आपने देखा कि अंग्रेज कैसे बंगाल, कलकत्ता, बम्बई जैसे प्रमुख क्षेत्रों पे अपनी पेड़ बच्चों बना चुके थे। साथ ही साथ अंग्रेजी न्यायिक व्यवस्था का भी बच्चों उदय हुआ था। पहले पुराने परंपरागत जमाने में बच्चों धर्म, जाति और परंपराओं पर आधारित न्याय होता था, लेकिन ब्रिटिश शासन ने क्या किया, आधुनिक न्याय प्रणाली की क्या की नींव रखी थी, ये ध्यान रखना। साथ ही साथ अंग्रेजी न्यायिक व्यवस्था का उदय हुआ था बच्चों, और बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में सन 1727 में बच्चों दीवानी मुकदमे के लिए महापौर न्यायालयों की स्थापना की गई थी। ये यहाँ पे 1727 नहीं आएगा बच्चों, ये डेट यहाँ पे गलत लिखी हुई है। 1700 मुकदमों के लिए बच्चों महापौर न्यायालय की स्थापना हुई थी। सबसे पहले बच्चों भारत में जो न्यायपालिका थी वो 1772 जो था ना, वॉरेन हेस्टिंग्स का जो न्याय सुधार था बच्चों, उसके तहत हमारे वहाँ स्थापना की गई थी। तो 1772 में बच्चों वॉरेन हेस्टिंग ने न्याय सुधार किया था। और बंगाल में बच्चों दीवानी यानी सिविल और फौजदारी यानी क्रिमिनल कई सारी अदालतें बनाई थी। तो यहाँ पे भी 1772 ही हो सकता है बच्चों। हिंदू मामलों में हिंदू कानून होता था बच्चों पहले। मुसलमान के मामलों में क्या होता था, सरिया कानून लागू होता था। और कलेक्टर बच्चों एक पोस्ट बनाया, उसको दीवानी मामलों का प्रमुख बनाया गया था उस समय पे बच्चों। सन 1772 में एक न्यायिक व्यवस्था जिसे अदालत कहा गया है की स्थापना हुई थी, और दीवानी और फौजदारी न्याय क्षेत्र के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अपने अपने रूढ़िबद्ध कानून की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए हिंदू के पंडित और मुस्लिम के काजियों, जो सरिया कानून के न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी। किंतु व्यापक स्तर पर बच्चों अंग्रेजों सामान्य तथा वैधानिक कानून ही लागू होता था। और अंग्रेज का कानून क्या था बच्चों? रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, कि कानून के आगे सभी लोग बराबर होंगे, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के लोग हों। भारत में पूरी अंग्रेजी न्याय प्रणाली दो मूल सिद्धांत पर आधारित थी बच्चों। एक तो कानून का शासन था, और कानून के सामने सभी लोग क्या होंगे, बराबर होंगे। इससे भारत में बच्चों जो जाति आधारित भेदभाव था, जो धर्म आधारित भेदभाव था बच्चों, है ना, जो लिंग आधारित भेदभाव था, इन सभी को क्या किया गया था बच्चों? समाप्त कर दिया गया था। अतः सिद्धांत के अनुसार कानून बच्चों सर्वोपरि होगा। कुछ नियम जो अधिकार, विशेषाधिकार तथा कर्तव्य की व्याख्या करते थे, तथा सभी नागरिक चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों, कानून के आगे सभी लोग क्या हैं, समान रहेंगे बच्चों। और एक और प्रावधान था बच्चों बंदी प्रत्यक्षीकरण का। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ था कि बच्चों किसी भी इंसान को हम ज़बरदस्ती गिरफ्तार नहीं कर सकते जब तक कानून ये ना बोल दे कि हाँ ये क्या है, इसने गुनाह किया है, तब तक हम उसको बच्चों गिरफ्तार नहीं कर सकते या उसको दोषी करार नहीं दे सकते। ध्यान रखना, कानून के समक्ष बच्चों समानता जाति में बटे भारतीय समाज के लिए एक आदर्श कानून बनकर आया था।
रेगुलेटिंग एक्ट 1772 जो आया था बच्चों, उसी में 73 के तहत काउंसिल में सम्राट द्वारा कलकत्ता के प्रेसिडेंसी शहर में एक सर्वोच्च न्यायालय की भी स्थापना की गई थी। अब बच्चों हम जानते हैं यहाँ पे कि ब्रिटिश काल में न्यायिक संगठन का विकास 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स की न्याय व्यवस्था आई थी, जिसी की वजह से बच्चों क्या हुआ था, सन 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और जो सुप्रीम कोर्ट बना था वो कलकत्ता में बच्चों पहली बार बना था, और इसमें अंग्रेज जज होते थे और अंग्रेज के द्वारा ही कानून व्यवस्था सारा चलाया जाता था। उसके बाद में 1790 में बच्चों क्या था, क्रिमिनल कोर्ट में सुधार हुआ था कि फौजदारी अदालत अब मुस्लिम जजों के बजाय अंग्रेज अफसर के अधीन कर दिया गया था। पहले अलग अलग जज होते थे। फिर बच्चों 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम आया, जिससे हाई कोर्ट की स्थापना की गई। और बाद में 1935 का भारत शासन अधिनियम आया, जिसमें भी बच्चों जो हमारे वहाँ पे जो फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म कर। उसके बाद में बच्चों क्या होता है कि प्रेसिडेंसी शहर में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, और इस अधिनियम के अंतर्गत बच्चों सर्वोच्च न्यायालय के पास बंगाल, बिहार और उड़ीसा सभी प्रकार के न्याय क्षेत्र को देखने का अधिकार आ गया था। साथ ही साथ में बच्चों लेकिन इसमें एक अपवाद ये था कि 4000 से अधिक जो धनराशि का कोई केस होता था वो लंदन की प्रिवी काउंसिल में अपील के लिए उसको किया जा सकता था, ध्यान रखना। उसके बाद मद्रास तथा बम्बई न्यायालय 1801 और 1823 में इनकी स्थापना की गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बच्चों जिला के स्तर पर कार्यकारी तथा न्यायिक कर्तव्य को अलग अलग किया था, है ना, यानी अलग अलग प्रकार के बच्चों न्यायालय बनाए गए थे, जैसे सदर, दीवानी अदालत, इन सभी की स्थापना की गई थी। ये बात भी ध्यान रखना। उसके साथ साथ में बच्चों कि मैंने आपको बताया था दीवानी के बारे में और फौजदारी के बारे में। दीवानी किसे कहते हैं बच्चों, कि जो अधिनियम से जुड़ा होता है, और फौजदारी मुकदमे उसे कहते हैं जो चोरी, हत्या, लूट और डकैती से जुड़े होते हैं। ये बात ध्यान रखना। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर कि जिसमें हमने ब्रिटेन शासन कैसे आए, कैसे क्या हुआ, इनके बारे में पढ़ा था। साथ ही साथ बच्चों अब कुछ पाठगत प्रश्न आता है कि कानून का शासन किसे कहते हैं, कानून के समानता का क्या अर्थ होता है। तो ये आपको पता है कि कानून के आगे सभी लोग बराबर होंगे, कानून से कोई बड़ा नहीं होगा, चाहे वो किसी भी जाति, लिंग, धर्म का ही क्यों ना हो। सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किस जिले में बच्चों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर बना था बच्चों, कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। ये था आपका बच्चों चैप्टर, और इसमें हमने क्या क्या देखा जान गए हैं। अब आते हैं बच्चों कुछ आपके पाठगत प्रश्न, जैसे भारत में अंग्रेजों ने सर्वोच्चता कैसे प्राप्त की। तो इसमें बक्सर की लड़ाई, है ना, प्लासी का युद्ध, ये सारा बच्चों आपको बताना है। क्या करने आए थे, व्यापार करने आए थे, और उन्होंने साम्राज्य कैसे स्थापित किया, भारतीयों की कमजोरी, इन सभी चीज़ों को बताना है बच्चों। दूसरा आता है लॉर्ड वेलेस्ली ने ब्रिटिश शक्ति के विस्तार किस प्रकार किया, और सहायक संधि के गुण और दोष के बारे में बताना है। तो आप ये बता सकते हैं बच्चों कि क्या क्या गुण थे और क्या क्या दोष थे राजाओं की तरफ से। भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए डलहौजी ने जो विलय नीति अपनाई थी, है ना, जिसे व्यवगत का सिद्धांत कहते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं बच्चों, राज्य विलय नीति कहते हैं, गोद निषेध प्रथा कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। चौथा बच्चों भारत में ब्रिटिश के न्यायिक संगठन के वर्णन के बारे में आपको बताना है, जो हमने अभी यहाँ पर बच्चों पढ़ा था। तो ये पॉइंट्स है बच्चों, इनको आप एक्सप्लेन कर इसको कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको वीडियो समझ में आई होगी। कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। मिलेंगे हिस्ट्री के ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।